हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 ऑफ हमारा सिविक्स, जो कि है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो इसके पहले ना हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमारे, आपकी जो भी एग्जाम के हिसाब से हम लोग कवर करते जा रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास के हिसाब से। पहला वाला चैप्टर पावर शेयरिंग था, अच्छे से हमने पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज देखा, एक एक टॉपिक अच्छे से समझा, एनसीईआरटी सोल्यूशन समझे। पिछले वाला चैप्टर जिसके अंदर हमने फेडरलिज्म की बात की थी वो भी हमने पूरा समझा, एनसीईआरटी सोल्यूशन भी हमने उसके कंप्लीट किए। अब हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की। तो चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो हमारा एक बेसिक तरीका क्या होता है चैप्टर को समझने का, नाम को पकड़ो और तोड़ दो, है ना। नाम का मीनिंग जब समझ में आ जाता है ना तो पूरे चैप्टर का एक थीम दिमाग में चले जाता है कि आखिर इस चैप्टर में हम बात क्या करने वाले हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी के बारे में तो हम समझते हैं क्या है डेमोक्रेसी, है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, ठीक है, ये बहुत अच्छे से हमको रट गया है ना। तो आपका टूर जो है, जब आपने से सिविक्स शुरू किया था 9th के अराउंड, आपने अच्छे से सिविक्स पढ़ना जो है वो शुरू किया था अलग से, तो उसको उसमें ही आपको समझ में आएगा ना कि हमने शुरुआत ही डेमोक्रेसी को लेके की, और विथ 10th भी आप ना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही चीजें पढ़ने वाले हो, और बाय द एंड हम डेमोक्रेसी से इसको क्या करेंगे, पूरा सम अप करेंगे। तो डेमोक्रेसी के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लोकतंत्र होता है ना, ठीक। अब डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी का अगर यहाँ पे मिक्सचर दिख रहा है कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बोल रहा है, मतलब क्या, ये जो डाइवर्सिटी होती है ना, मतलब लोगों के अंदर जितनी वैरायटी हमको देखने को मिलती है कि कम्युनिटी अलग है, कास्ट अलग है, कलर्स में अलग है, कॉम्प्लेक्शंस अलग है, रेस अलग है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि नहीं देखते, लैंग्वेज बेसिस पे कोई अलग है, कोई अलग रिलीजन फॉलो कर रहा है ना। तो ये क्या है, ये पूरी की पूरी डाइवर्सिटी है। तो अब डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का मिक्सचर अगर इस चैप्टर में देखना है तो हम यही समझेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकती है ना, या फिर डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी कैसे हैंड इन हैंड चलते हैं, कैसे संभालती है, क्या क्या चीजें होती है, यही चीज हम समझने वाले हैं कुल मिला के इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे डाइवर्सिटी है ना, वो बहुत जगह पर होती है, हर जगह पर होती है, मतलब आप कहीं भी चले जाओ, परिवारों में देख लो, परिवार से उठ के आप राज्य में देख लो, राज्य से उठ के आप पूरे के पूरे देश में देख लो, और बाहर इंटरनेशनली आप देख लो, हर तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। पर अब जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर लोकतंत्र फॉलो हो रहा है, तो क्या वहां पर इस डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाता है, या फिर ऐसा कह दिया जाता है कि नहीं नहीं एक ही कम्युनिटी रहेगी, बाकी सबको हटा दो, है ना। तो यही बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर सुनने समझने पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो हमने पुराने वाले जो हमारे टॉपिक्स थे ना, पुराने वाले टॉपिक्स थे, उसके अंदर हमने ये देखा, क्या हमने देखा था, वी सॉ हाउ पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अकोमोडेट लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज, है ना, कि जैसे लैंग्वेज बेसिस पे अगर कोई कम्युनिटीज अलग है, रीजनल बेसिस पे कोई कम्युनिटीज अलग है, मतलब लैंग्वेज और रीजनल बेसिस पे अगर डाइवर्सिटीज लोगों के बीच में देखने को अगर हमको मिलती है, तो पावर को शेयर करके कैसे उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। मतलब जैसे अगर डाइवर्सिटीज रहेंगी, है ना, तो झगड़े होंगे, ठीक। तो अब उसको हमको झगड़ों को कम करना है, या उन झगड़ों को अकोमोडेट करना है, या उन डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करना है, तो पावर शेयर कर दी जाए, ये हम सीख के आए थे, है ना। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है, या ये भी हम जानते हैं कि पीपल ऑल्सो आइडेंटिफाई देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज या कहा जाए तो रीजन, मतलब रिलीजन के तौर पर हम लोग अलग अलग होते हैं कि ये बोली के हिसाब से डिवाइड कर दो, रिलीजन के हिसाब से डिवाइड कर दो। इसके अलावा भी लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब लैंग्वेज और रिलीजन को साइड में हटाओगे तो भी आपको अलग अलग बेसिस दिखेंगे, जैसे फिजिकल अपीयरेंस, कोई कैसा दिख रहा है, क्लास उसकी, ठीक है, रिलीजन उसका, जेंडर उसकी, कास्ट, ट्राइब एक्सेट्रा, मतलब लैंग्वेज और रिलीजन के अलावा बहुत सारे बेसिस है जिसके ऊपर इंसान अपने आप को अलग से आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि जब वो इतने तरीके से अपने आप को अलग से आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ऐसा देश जहाँ पर डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है, वहाँ पर इस अलग से आइडेंटिफिकेशन को कैसे संभाल कर रखा जाएगा, क्या किया जाएगा कि लोग जो है वो शांतिपूर्वक अच्छे से रह पाए, ऑल्दो वो अपने आप को सब लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। विल सी हाउ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड्स टू इट, बिगिन विद एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, एक सोशल डिवीजन का एक्सप्रेशन हम लेंगे, पब्लिक एक्सप्रेशन लेंगे, मतलब पब्लिक में कुछ ऐसी चीजें की गई जिसमें सोशल डिवीजन जो है वो पोर्ट्रे हुआ, उसका एक एग्जाम्पल लेके हम चीजों को समझेंगे। स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स वगैरह की बात हम करेंगे।
We then draw some general lessons about how social differences can take various forms. फिर उसी से हम क्या करेंगे, कुछ जनरल लेसन्स या फिर कुछ जनरल चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि मतलब कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, या फिर ये जो सोशल डिफरेंसेस है, मतलब हम जो सोचते हैं ना कि ये अलग है, वो अलग है, ये अलग कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ये अलग रिलीजन को बिलोंग करता है, ये अलग लैंग्वेज को बिलोंग करता है, मतलब इस तरीके से हम सोचते हैं ना चीज़ों को, तो फिर ये क्या है, ये अंतर है ना, ये डिफरेंसेस है। अब इन अंतर में, इन डिफरेंसेस के कारण ही क्या हो जाता है, सोशल डिवीजन हो जाता है कई बार। अभी तो डिफरेंसेस है, हम अंतर ही देख रहे होते हैं, लेकिन यही डिफरेंसेस जो है वो बाद में डिविजन्स हो जाते हैं, मतलब सोसाइटी को अलग कर देते हैं, हाँ। तो ये चीज़ कैसे ठीक की जा सकती है या फिर कैसे ये अलग फॉर्म्स ले सकता है, ये भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ वी देन टर्न टू हाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय दीज सोशल डिफरेंसेस, है ना। मतलब ये भी हम देखेंगे कि ये जो सोशल डिफरेंसेस या सोशल डिविजन्स आ जाते हैं, या ये जो डाइवर्सिटीज है लोगों के बीच में, है ना, तो इस पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का क्या असर होता है और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इन डिविजन्स पे क्या असर होता है, ये भी दोनों चीजें हम देखेंगे। अच्छा, इस लास्ट वाली लाइन को एक बार अच्छे समझो। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है यानी हमारी पॉलिटिक्स, नेतागिरी वगैरह, ठीक है। दूसरी तरफ सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिविजन्स है। तो हम बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर क्या देखेंगे कि ये पॉलिटिक्स इन डिफरेंसेस, इन डिविजन्स, इन डाइवर्सिटीज के ऊपर क्या असर करती है, साथ ही साथ में ये डाइवर्सिटीज, ये डिवीजन, ये डिफरेंसेस पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर करते हैं, ये भी हम देखेंगे कुल मिला के। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत बढ़िया सा चैप्टर है। कुल मिलाकर ये सारे पॉइंट्स को अगर हम सम अप करें तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, कुछ जनरल लेसन्स हम ड्रॉ करेंगे। कुल मिलाकर हमको ये देखना है कि जहाँ पर डाइवर्सिटी होती है, लोगों के बीच में बहुत सारे अंतर होते हैं, वहाँ पर सोशल डिवीज़न कैसे हो जाते हैं, ठीक है। डिवीज़न होने के साथ साथ कहीं पर उन डिविजन्स को कैसे ठीक करके अकोमोडेट किया जा सकता है, ये भी बातें हम जो है करेंगे, ठीक है। तो हम अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, मतलब कुछ नया आप इसके अंदर सीखने वाले हो। क्लियर है? मतलब देखो, ये वाले चैप्टर्स ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तो कहती हूँ सोशल साइंस सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको डे टू डे लाइफ जीने के तरीके सिखाता है। आप अभी तो इसको डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की तरह देख रहे हो, है ना, लेकिन रियल लाइफ में आप क्लासरूम में जाते हो, आप कोचिंग्स पे जाते हो, आप आपकी फैमिली गैदरिंग्स में जाते हो, आप वहाँ पर भी नॉर्मल से इसी तरीके से बात करते हो कि ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसे बैठता है, वैसे बैठता है, ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ये रिलीजन को बिलोंग करता है, ये इसकी भाषा ये है, अरे तुम ये भाषा में ये बोलते हो। हम लोग ऐसी चीज़ें नॉर्मली कर देते हैं जाने अनजाने, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे छोटे सी चीज़ें हैं ना, ये जो छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, यही कल को आगे बढ़ के डिविजन्स का रूप ले लेते हैं, है ना। डिफरेंसेस और डिविजन्स क्या होते हैं? डिफरेंसेस मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच में अंतर होना, है ना। अब अंतर होना तो चल जाता है, लेकिन जब आप उन अंतर को बार बार पॉइंट आउट करते हो ना, तो फिर उन लोगों के बीच में दरार पड़ने लग जाती है और वो अलग हो जाते हैं, यानी कि क्या, उनके बीच में डिवीजन हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब भारत देश ही आप देख लो पूरा, हमारे यहाँ कितनी सारी कम्युनिटीज़ है, कितनी डाइवर्सिटी है। आप मतलब बोली ढूंढने जाओगे तो कितनी सारियां हैं, आप रिलीजन ढूंढने जाओगे तो कितने सारे हैं। अब ऐसे में जब हम बार बार किसी चीज़ को, बार बार किसी अंतर को पॉइंट आउट करते हैं ना, तो फिर वो सामने वाले लोग भी सोचने लगते हैं कि अरे यार, ये हमको अलग समझते हैं, है ना। फिर वो जब अलग समझने वाली भावना आती है ना, तो फिर वो सामने वाला बंदा खुद ही से अलग होने लगता है कि हमको अलग समझते हैं, हमको तो एक मानते नहीं है, तो चलो अपन, ये तो अपने को समझते नहीं है, तो अपन अलग हो जाओ और अपन अपनी अलग कम्युनिटी बना लो। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना गड़बड़ कर जाती हैं। इससे अच्छा क्या करो, उन अंतर्स को बार बार पॉइंट आउट करो ही मत, सब लोग साथ में मिलकर हो ना, क्या जाता है। क्लियर है? मतलब सोशल साइंस के अगर इन बड़े मुद्दों की बात करनी है ना, तो हमेशा एक परिवार में इन मुद्दों को लेकर सोचा करो, ठीक है। अब जैसे डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हम ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब लोगों की बात करते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा उसको थोड़ा सा साइड में हटा के उसी चीज़ को अपनी फैमिली में डालो। फैमिली में भी सब लोग होते हैं ना, दादा दादी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, चाचा चाची, मम्मी पापा, ठीक है, बुआ फूफा, सब लोग होते हैं। सबका नेचर अलग अलग होता है, सबके रहने सहने के तरीके अलग होते हैं। तो हम क्या कभी परिवार में चाहते हैं कि ये लोग
अलग हो जाएं हमसे, हमसे दूर ही चले जाएं, नहीं चाहते ना। तो फिर हम पूरे देश में भी क्यों ऐसा सोचते हैं कि इस कम्युनिटी को अलग ही कर दो, रखो ही मत अपने देश में। ये चीज़ नहीं होनी है ना। परिवार की तरह इन चीज़ों को समझोगे तो समझ में आएगा कि जब ऐसी चीज़ें होती है तो सामने वाले पे क्या बीतती है। ठीक, तो जब हम सामने वाले पे क्या बीतती है चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो फिर हम उनके साथ में गलत करेंगे ही नहीं। तो इन डाइवर्सिटीज़ को साथ में रखना है ना। इनको पॉइंट आउट बार बार करके इसको डिवीजन नहीं बना देना है हमको, इसको अपनी ताकत बना के अपने देश को एक रखना है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये चीज़ मोर देन चैप्टर्स मैं कहती हूँ, ये काफ़ी लाइफ की सीख है ना। इनको ऐसे ही पढ़ के नहीं छोड़ देने का, इनसे सीखना अच्छी अच्छी बातें। और मैं तो हूँ ही फिर सिखाने के लिए। तो हुआ कुछ यूँ कि अपना जो अमेरिका है, यूएस है, ठीक है, वहाँ पर क्या चल रहा था 1954 से 1968 के अराउंड तक। कौन से ईयर, अपने ईयर्स जो है वो 1954 से 1968 की बात हो रही है, ठीक है, 1954 से 1968, ठीक है। इन ईयर्स में क्या हुआ, यूएस में सिविल राइट मूवमेंट चल रहा था। अब सिविल राइट मूवमेंट क्या होता है, सिविल मतलब होता है लोग, ठीक है, मतलब आप देख रहे होंगे ना सिविल हॉस्पिटल आप सुनते हो, मतलब लोगों के लिए हॉस्पिटल, या फिर सिविल राइट्स आप सुन लो, मतलब जनता के अधिकार, ठीक है। तो जनता के अधिकारों के लिए एक मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। सिविल से आप जनता समझ लो, जनता के अधिकारों के लिए क्या चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे। अब वहाँ पर जनता के अधिकारों के लिए मूवमेंट चलाने की क्या ज़रूरत थी। तो देखो हुआ यूँ कि अपने यहाँ पर कैसे हम लोग रिलीजन को लेकर लड़ते होते हैं, ऐसे वहाँ पर वो लोग कलर को लेकर लड़ रहे होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर कुछ लोग आपको दिखेंगे कि बहुत गोरे होते हैं, है ना, एकदम वाइट, बिल्कुल वाइट ही कह सकते हो उनको, और कुछ लोग जो है वो आपको सांवले रंग के दिखते हैं, है ना। तो वहाँ पर वो लोग ना गोरे काले के अंदर भेद करते हैं, ठीक है, कि ये गोरे है तो ये अच्छे है, ये काले है तो ये खराब है, ठीक है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। अब आप में से कुछ लोग अपने आप के बारे में भी सोच रहे होंगे कि हम भी सोचते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पर ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जिस लेवल पे वहाँ पे होता है, ठीक है। वहाँ पर तो मतलब वो राइट ही उनको वाइट के अनुसार देते हैं कि मतलब जो लोग सफ़ेद है, गोरे हैं, जो नेटिव अमेरिकन हैं, उनको क्या देना है, बहुत सारे अधिकार देना है, और ब्लैक हैं उनको अधिकार नहीं देना है। जैसे अपने यहाँ पर कैसे लोग दलित लोगों के साथ में अभी तक जो खराब करते आ रहे थे, वही चीज़ें सेम आप वहाँ पर भी समझ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था ना कि वो ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। अब ब्लैक लोग भी थोड़े समय तक प्रताड़ित होते रहेंगे, लेकिन एक समय के बाद उनको भी लगने लगेगा कि नहीं यार, हम भी तो इंसान हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आना चाहिए कि ब्लैक लोग वहाँ पे पहुँचे कैसे, ठीक है। भाई अमेरिका का तो एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि वहाँ पर पैदा होने वाला बंदा तो गोरा ही होगा, ठीक है। मतलब ऐसी ठंड वगैरह पड़ती है वहाँ पर बढ़िया, ऐसे ठंडे साइड वाले जो लोग रहते हैं वो यूजुअली गोरे ही रहते हैं ना। तो फिर ब्लैक लोग वहाँ पर कैसे पहुँचे, तो वो पहुँचे ऐसे कि आप लोग ने हिस्ट्री में, मतलब अभी आप पढ़ोगे, है ना, ये वाले 10th में आपको ये सारा कुछ पढ़ना है, इंडेंचर्ड लेबर वगैरह के बारे में, अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको समरी बता देती हूँ। तो ऐसा था कि जब ब्रिटिशर्स, यूरोपियन जो थे ना, यूरोपियन शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो बहुत गरीब थे, ठीक है। अब जब वो गरीब थे ना, तो वो क्या सोचते थे कि बाहर निकले और जहाँ जहाँ भी कुछ रिसोर्सेज मिल रहा है उसके ऊपर अपन क्या करें, कंट्रोल करें, ठीक है। तो वो लोग बाहर निकलते थे। तो ऐसे जब वो बाहर आए तो वो इंडिया में भी फिर उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। ऐसे अमेरिका उन्होंने डिस्कवर किया, अफ्रीका उन्होंने डिस्कवर किया। तो मतलब डिस्कवर ऐसा कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे अमेरिका और ये अफ्रीका भी, लेकिन अलग से रहते थे, ठीक है। तो जब ये लोग अफ्रीका पहुंचे ना, तो इन्होंने देखा कि अफ्रीका के अंदर ना काफ़ी अच्छी माइंस वगैरह बनाई जा सकती है, मतलब खूब वहाँ के मिनरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े प्लांटेशन सेटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि इनको लगा कि इन लोग को काम पे लगा दो, अपन यहीं पे ये प्लांटेशन वगैरह अपने अंडर कर लो और यहीं के लोगों को काम पे लगा देते हैं, क्योंकि यूरोप के लोग तो अफ्रीका में आके काम करेंगे नहीं, यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है अफ्रीका में, तो अफ्रीका के लोगों को ही काम करना पड़ेगा, लेबर बनना पड़ेगा। लेकिन अफ्रीका के लोग लेबर बनने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों लेबर बनने के लिए तैयार नहीं थे? इसलिए नहीं थे क्योंकि वो अपनी गाय भेड़ बकरियाँ उनकी जो थी और उनकी जो अपनी अपनी ज़मीनें थी उसके ऊपर वो काम करते थे और उसी से उनका पालन पोषण चल रहता था। तो फिर वो क्यों किसी दूसरे के यहाँ पे जाके काम करेंगे, है ना। तो ये मुद्दा जो है वो ब्रिटिशर्स को, मतलब यूरोपियन को दिखा कि यार ये तो मुद्दा गड़बड़ वाला है, इनको अपने को लेबर तो बनाना पड़ेगा क्योंकि प्लांटेशन पे काम करने के लिए लोग तो चाहिए ना। तो फिर इन्होंने क्या किया, गाय भेड़ बकरियों को ही मारना शुरू कर दिया, मतलब एक इन्फेक्टेड काऊ छोड़ दी, ठीक है। कैटल प्लैग के बारे में आप पढ़ोगे तो सारी की सारी जो है गाय वगैरह जो है वो मर गई,
ठीक है, इन्फेक्ट हो गई। अब वहाँ के लोगों के पास में फिर काम नहीं बचा, तो उनको क्या करना पड़ा, प्लांटेशन पे काम करना शुरू करना पड़ा। ठीक है, अब जब वो वहाँ पे अफ्रीका में इन्होंने अफ्रीका के लोगों को लेबर बना दिया, तो इनको लगा कि यार ये तो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, तो क्यों ना दूसरी जगह पे भी जहाँ पे प्लांटेशन किए हुए हैं वहाँ पे इन लोगों को ले लेकर जाएं। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये लोगों को ले लेके जाते थे, बंदी बना के ले जाते थे, ऐसे स्लेव ट्रेड भी किया करते थे। ठीक है, ऐसे आप पढ़ोगे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी होता था, है ना, कि अफ्रीका मतलब यूरोप वाली साइड से निकले, अफ्रीका से स्लेव्स को लिया और अपना कैरिबियन आइलैंड पे प्लांटेशन जो बड़े बड़े थे वहाँ पर अफ्रीकन लोगों को छोड़ दिया। तो अब जब ये अफ्रीका के लोगों को लेके जाते थे ना काम करने के लिए, तो कुछ लोग तो जो है वो वापस आ जाते थे कई बार, जैसे तैसे भाग दौड़ के या कुछ भी करके, लेकिन कुछ लोग जो है वो वहीं पे सेटल हो गए। तो अब जब वो वहीं पे सेटल हो गए तो वहीं पे उन्होंने शादी भी कर ली, फिर बच्चे भी हो गए, फिर बढ़िया उन्होंने फिर वहाँ पे फैमिली भी बना ली। बढ़िया तो नहीं बनाई, चीज़ें जो है, सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श रही उनके लिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे सेटल हो गए, रहने लगे। तो ऐसे यूरोप के लोग या अमेरिका के लोग आप देख सकते हो कि काफ़ी जो नेटिव है वो लोग गोरे हैं, लेकिन जो स्लेव ट्रेड के समय पर गए थे वहाँ पर अफ्रीकन पीपल, वो भी वहाँ पे स्टे करने लगे ना। तो जब वो स्टे करने लगे तो फिर उनकी पॉपुलेशन भी वहाँ पर इंक्रीज हुई, समझ आई? तो ऐसे ब्लैक लोग भी अमेरिका में पहुँच गए। अब वहाँ पे वाइट भी है, ब्लैक भी है। ठीक है, तो अब ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि ये जो ब्लैक लोग वहाँ पे पहुँचे वो एज ए स्लेव पहुँचे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बाद में भले उन्होंने पैसा वगैरह कमा लिया हो, लेकिन आए वो एज अ स्लेव ना। तो जो इनिशियल वहाँ के नेटिव अमेरिकन लोग हैं वो कैसे करते हैं कि ये तो काले हैं प्लस साथ में स्लेव्स हैं, तो वो उनके साथ में ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना उन्होंने शुरू किया। तो अब जैसे ब्लैक लोग ने शुरुआत में तो उन्होंने जैसे तैसे जाने दिया, लेकिन फिर उनको भी रियलाइज़ हुआ कि यार हम भी इंसान हैं, जाहिर सी बात है। उनकी जगह आप सोच के देखो ना, अपने आप को रख के देखो, नहीं लगेगा क्या बुरा? बिल्कुल लगेगा बुरा यार कि ये तो गलत तरीका है। ठीक है, तो फिर उनको ना धीरे धीरे करके समझ आने लगा कि यार हमारे भी तो अधिकार है भाई, हम स्लेव बन के आए हैं, काले हैं, तो हमारी क्या गलती? तुमको जब काम निकलवाना था तब तो हमको उठा उठा के लेके आ गए, है ना। लेकर भी तो अमेरिकन और यूरोपियन ही आए थे ना, इनको नहीं लेके आते। इनको इनका काम निकलवाना था तब ये लेकर इनको वहां पे चले गए। लेकिन अब जब काम पूरा हो गया है तो फिर कह रहे हैं कि नहीं ब्लैक हो, तुम्हारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी चलती है, सही है कि नहीं चलती? सही है। तो फिर ये चीज़ ब्लैक लोगों को समझ आई और फिर उन्होंने क्या किया, अपने मूवमेंट जो है वो करना शुरू किए। यानी कि जो भी स्ट्रगल मूवमेंट हो, जैसे इंडिया में हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए कैसे मूवमेंट्स चलाए थे, ऐसे फिर इन लोगों ने भी मूवमेंट चलाना जो है वो शुरू किए। ठीक है, तो मतलब ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट चीज़ें करना शुरू की इन्होंने भी। नॉन वायलेंस मतलब ऐसे लड़ाई वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने, मारा पीटी वगैरह नहीं की, लेकिन जैसे हमको गांधी जी ने सिखाया था ना कि नॉन वायलेंस, अहिंसा से हमको क्या करना है, लड़ना है ना। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर दो भले से, कि मानो ही मत उनके लिए, कुछ करो ही मत उनके लिए, तो अपने आप उनको हमारी वैल्यू पता चलेगी, है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी इन लोगों ने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ब्लैक लोगों ने शुरू किया। ठीक है, कि मतलब नॉन वायलेंट तरीके से मारा पीटी नहीं करेंगे, लेकिन किसी की फिर बात भी नहीं मानेंगे, है ना। तो ऐसा सिविल वॉर जो है वो वहाँ पर इस पीरियड के समय पे चल रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको हिस्ट्री बता दी कैसे क्या पहुंचे और क्यों सिविल वॉर चल रहा था, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? मतलब ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर से भी रिलेट करते चलेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे सिविल राइट मूवमेंट चल रहा था। अब सिविल राइट मूवमेंट जो चल तो रहा था, अब ये लोग नॉन वायलेंट तरीके से कुछ कुछ मूवमेंट्स चला रहे थे। अब ऐसे में क्या हुआ, मैक्सिको ओलंपिक्स हुए। ठीक है, मैक्सिको ओलंपिक्स हुए। मैक्सिको ओलंपिक्स अराउंड 1968 की बात है। ठीक है, तो अराउंड 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स में 200 मीटर वाली रेस में जो लोग दौड़ रहे थे उसमें विनर्स आए, है ना। तो जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे जो विनर्स थे वो ब्लैक कम्युनिटी के थे। ठीक है, और जो सेकंड पोजीशन पे जो आए थे वो अमेरिकन थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दो लोग आपको दिख रहे हैं ये रियल फोटो है। ठीक है, ये वाली रियल फोटो है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये और ये जो थर्ड पोजीशन के हैं ये जो दो लोग, कार्लोस और स्मिथ, इनकी फर्स्ट और थर्ड रिस्पेक्टिवली पोजीशन लगी थी, और जो सेकंड पोजीशन पे है ये अमेरिकन पर्सन था। ठीक है, तो अब हुआ क्या है यहाँ पे कि ये लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता चले, जो चीज़ें ये लोग फेस कर रहे हैं इसके बारे में पता चले लोगों को। तो अब ये इंटरनेशनल स्टेज था ना, ओलंपिक्स तो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, पूरी दुनिया देखती है ओलंपिक्स को। तो इन दोनों ने क्या सोचा, ये जो ब्लैक पीपल थे इन दोनों ने क्या सोचा कि ये अच्छा मौका है हमारे देश के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने का, है ना। मतलब लोगों को दिखे कि हमारे साथ में बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो अब ये यहाँ पे क्या
कर सकते, मारा कूटी तो कर नहीं सकते, है ना, या फिर कुछ ऐसे स्पीच तो दे नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से खड़े ना आप देख रहे हो, ये वाला जो तरीका है इनका, हाथ मुट्ठी बांध रखी है, हाथ नीचे कर रखा है, इससे ये क्या बताना चाहते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन को शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन को शो करना चाह रहे हैं। अब लोगों ने देखा, और यहाँ पर ये जो अमेरिकन पर्सन थे, इवन ही ऑल्सो सपोर्टेड दीज टू पीपल, ठीक है। अब जैसे आप देखते हो ना कि कई बार, जैसे मान लो कि मैं हूँ, है ना, मैं किसी दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग कर रही हूँ और कोई 2 लोग दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। अब हम 3 क्या है, दोस्त हैं, ठीक है, हम 3 दोस्त हैं, दोस्त नहीं भी हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी कम्युनिटी इनके साथ में गलत कर रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करती, मैं बिलोंग करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे रियल में अंदर से एहसास हो रहा है कि यार मेरी कम्युनिटी जो है ना वो इन लोग के साथ में गलत कर रही है यार, सही नहीं कर रही है, ठीक है। तो मेरे को अंदर से ऐसा लगेगा ना कि मैं कैसे तो भी करके इनको सपोर्ट करूँ, ठीक है। होते हैं ऐसे समझदार लोग ठीक है, आपको भी ऐसे कई बार ऐसा फील हुआ होगा कि घरों में भी लड़ाइयाँ जब होती है, या कई बार अपने मम्मी पापा भी गलत करते हैं, तो अपने को ऐसा रियलाइज़ होता है अंदर से कि नहीं यार, इस बार मम्मी पापा की गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग सही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे कम्युनिटीज़ में भी ऐसा होता है। तो इनको समझ में आ रहा था, जो अमेरिकन पर्सन था ना जिसकी 2nd पोजीशन लगी थी, नॉर्मन, इसको समझ में आ रहा था कि इनकी कम्युनिटी इनके साथ में गलत करी है, तो इन्होंने सपोर्ट करने के लिए एक ह्यूमन राइट्स का बैच पहना था, है ना, कि ये क्या है, मानव अधिकार है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कुछ बिना बोले, बिना कुछ मारा पीटी किए, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बात दुनिया के सामने रखी। क्लियर है, समझ में आया? तो ये एक इवेंट सा हुआ, है ना, ये एक इंसिडेंट सा हुआ जिसको पूरी दुनिया भर में इसके चर्चे रहे। बाद में हालांकि लोगों ने ऐसा बोला कि इन्होंने एक पॉलिटिकल कदम उठाया है, राजनीतिक तौर पे दिखाने की जो है वो कोशिश की है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर इनसे जो है इनके बैजेस, जो गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते थे, वो इनसे हालांकि ले लिए। लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे पॉलिटिकल खेल खेलने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो अपनी बात रख दी थी, ये पॉलिटिकल कुछ भी एजेंडा नहीं लाना चाहते थे, ये बस लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत होता है ब्लैक्स के साथ में, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल लोगों की बात, मतलब नज़र जो है इस इशू के ऊपर पड़े, ठीक है। तो हालांकि बाद में इनके बैजेस वगैरह ले लिए, इनके मेडल्स वगैरह ले लिए, लेकिन फिर भी लोगों को पता चला कि यार ये चीज़ हो रही है, और इसलिए आज भी हम इनकी स्टोरी ये वाली पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये एक बेसिक स्टोरी है जो आपको समझनी है, और इससे और भी हम चीज़ें और आगे देखेंगे। तो आई होप एक जो कहानी है इसके पीछे की वो आपको क्लियर है, समझ में आ गई है ना। तो ये इमेज क्या डिपिक्ट करी है? दिस इमेज डिपिक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो सिविल राइट मूवमेंट चल रहा था उसका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जिस तरीके से इन्होंने शो किया। तो अब एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। मैंने मतलब इस तरीके से लिखा है कि आपको अच्छे से याद रह जाए चीज़ें, है ना। तो इवेंट क्या था, किस समय की बात है? मेडल सेरेमनी ऑफ 200 मीटर रेस इन 1968 ओलंपिक हेल्ड एट मेक्सिको सिटी। ये जगह, ये समय और ये इवेंट है, ठीक है। मेडल सेरेमनी हो रही थी, मतलब जो जीते थे उनको मेडल पहनाया जा रहा था। किनको मेडल पहनाया जा रहा था? टॉमी स्मिथ, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे। ये जो बीच में आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, इनका नाम स्मिथ है, ठीक है, टॉमी स्मिथ है। और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो है वो कौन है? जॉन कार्लोस, ठीक है। तो ये जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 3rd पोजीशन पे खड़े हैं, ये जॉन कार्लोस है, और ये नॉर्मन है, तो ये 2nd पोजीशन पे है। क्योंकि अभी इनका नाम इसलिए नहीं लिखा है, आगे लिख दूंगी, यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी मेन जो है वो चीज़ जो की है इन दोनों ने की है। क्लियर है? हाईलाइट ऑफ द इवेंट क्या है? द 2 men स्टैंडिंग विथ क्लेंज्ड फीट। क्लेंज्ड फीट मतलब एकदम टाइट मुट्ठी बनाना, ऐसे करके, ठीक है, टाइट मुट्ठी बनाना। द 2 men स्टैंडिंग विथ क्लेंज्ड फिस्ट अप्रेज्ड, ठीक है। क्लेंज्ड फिस्ट क्या है? अप्रेज्ड है, मतलब ऊपर की तरफ है, हेड्स बोर्ड, व्हाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड, ठीक है। जब अमेरिकन नेशनल एंथम चल रहा था तब इन दोनों लोगों ने हाथ की मुट्ठी अच्छी कड़क बनाई और ऐसे सिर झुकाकर खड़े हुए। रिसीव्ड देयर मेडल्स वेयरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, ठीक है। इन्होंने मेडल कैसे रिसीव किया? काले कलर के मोजे पहने, ठीक है, ब्लैक कलर के सॉक्स पहने और शूज नहीं पहने, ठीक है, शूज नहीं पहने। क्या रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे थे वो? इसके जरिए इसे ये बताना चाह रहे थे कि ब्लैक जो है उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है अमेरिका में, ठीक है। ब्लैक तो मतलब उसके कारण तो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है, और इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ब्लैक्स के साथ में पॉवर्टी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है।
व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट, ये सब करके क्या जताना चाहते थे वो? दे ट्राइड टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन यूनाइटेड स्टेट। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया देखे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन तो समझते हो ना, भेदभाव। द ब्लैक ग्लोव्ड एंड रेज्ड क्लेंस्ड फीट्स वर मेंट टू सिंबलाइज ब्लैक पावर। ठीक है, मतलब ये जो ब्लैक कलर के ग्लव्स उन्होंने हाथ में पहने थे और रेस क्लेंस्ड फीट्स थी, सिर झुका था, इससे वो क्या बताना चाह रहे थे? ब्लैक पावर दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, मतलब उनकी कम्युनिटी की पावर बताना चाह रहे थे। जो सिल्वर मेडलिस्ट थे वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट, ठीक है, वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे, पीटर नॉर्मन। ही वोर अ ह्यूमन राइट बैज ऑन हिज शर्ट ड्यूरिंग द सेरेमनी टू शो हिज सपोर्ट टू द टू अमेरिकन, है ना। तो वो जो सेकंड पोजीशन वाले बंदे थे, मतलब जो जिसकी सेकंड पोजीशन आई थी, वाइट कलर के आपको दिख रहे गोरे गोरे से, उनका नाम है नॉर्मन, है ना। और उन्होंने क्या पहना था? ह्यूमन राइट बैच पहना था। वो वाइट ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, वाइट ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ह्यूमन राइट बैच जो है वो पहना था। अब इससे हुआ क्या? इसके बाद में क्या हुआ? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी फॉर वायलेटिंग ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आप किसी भी ओलंपिक इवेंट में ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी कम्युनिटी के बारे में कोई बात नहीं कर सकते किसी भी ओलंपिक इवेंट में, लेकिन इन्होंने की, तो इसके लिए इनको गिल्टी ठहराया गया बाय इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। देयर मेडल्स वर टेकन बैक होम, दे वर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। एक तो उनके मेडल्स ले लिए, दूसरा घर जाने के बाद में भी उनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिले, क्योंकि जहाँ पर ये अपने घर वापस गए होंगे, घर मतलब अपने कंट्री वापस जब गए होंगे, तो वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। नॉर्मन को भी जो है उनके एक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि नॉर्मन का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ह्यूमन राइट्स बैच पहना, तो मतलब ये कि वो भी उनको सपोर्ट कर ही रहे थे, है ना। तो फिर इनको अगला जो उनकी ऑस्ट्रेलियन टीम का जो अगला ओलंपिक था उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, ये एक्शन के कुछ दुष्प्रभाव थे, है ना, जो उनको फेस किए, लेकिन कुछ अच्छा तो हुआ होगा, जाहिर सी बात है। उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ को लेकर जब वो आगे गए इंटरनेशनल इवेंट पे, तो कुछ अच्छी बात तो हुई होगी। बट देयर एक्शन सक्सीडेड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएस। जो वो चाहते थे वो ज़रूर हुआ, ठीक है। जो उनकी प्लानिंग थी कि वो लोगों को बताए, लोगों को पता चले, बिना बोले लोगों को पता चले कि क्या दिक्कत चल रही है यहाँ पर यूएस में, ब्लैक्स के साथ में क्या क्या हो रहा है, इंटरनेशनली ये मुद्दा उठे। तो उन्होंने इसके लिए बिल्कुल वो सक्सीड हुए और इंटरनेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठाया गया और पता भी चला। सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब ये इनकी जहाँ पर ये रहने वाले थे, जहाँ के ये रहने वाले थे ये दोनों, और पढ़ाई करते थे एक समय पे, मतलब जैसे मैं आगे चली गई और मैं ब्लैक पावर अगर शो कर रही हूँ बाद में जाके, है ना, या अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरे स्टेट में मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ी हुई हूँ, समझ लो वहाँ पे, तो इनकी स्टेट यूनिवर्सिटी थी सैन होस स्टेट यूनिवर्सिटी। इन्होंने ऑनर किया और एक स्टैचू इंस्टॉल किया। मान लो मैं हूँ और मैं कुछ आगे जाके अच्छा कर देती हूँ, अपनी कम्युनिटी की बात रख देती हूँ, या खैर मतलब कुछ गलत हो रहा है उसकी बात रख देते हो, ये मुद्दा है यहाँ पे। अपनी कम्युनिटी को अलग करो थोड़ा सा। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे साथ में गलत कर रहा है, उसको मैं अगर आगे जाके रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, कुछ अच्छा कर देती हूँ, तो फिर यूनिवर्सिटी बोलेगी ना हमारा बंदा है ना। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इन दोनों का स्टैचू सेटअप किया उनके कैंपस में। तो ये वाला जो रियल फोटो है, ठीक है, ये रियल फोटो है ओलंपिक का जो इंसिडेंट हुआ, और ये स्टैचू है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के कैंपस प्रेमाइसेस में इन दोनों का स्टैचू इस तरीके से बना के रखा गया, ठीक है, बाय द यूनिवर्सिटी। और इवन जब नॉर्मन डाइड, नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियन पर्सन थे ना जिन्होंने सपोर्ट किया था इन दोनों को, ये जब इनकी मृत्यु हुई 2006 में, तो स्मिथ और कार्लोस जो है वो पाल बियरर्स बने एट द फ्यूनरल। पाल बियरर्स मतलब जो पूरी प्रोसेस वगैरह करते हैं ना फ्यूनरल पे, ठीक है, तो ये चीज़ इन दोनों ने की, तो इनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, ठीक है। तो अब ये तो हो गई पूरी कहानी, तो मैम इस कहानी का क्या करना है, ये एक
रियल मुद्दा है। तो इस कहानी का एज सच आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि जब हमारे साथ में गलत हो रहा है तो मार पीटी वगैरह करने के बजाय हम कुछ इन तरीक़ों से भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, उसके साथ साथ में हो सकता है हमको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़े, जैसे इनके मेडल्स ले लिए गए लेकिन एक इंटरनेशनल अटेंशन भी इनको मिला। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो 3 लोग हैं, ठीक है, ये जो 3 लोग हैं इसमें हमको ये भी देखने को मिलता है कि 2 ब्लैक है और 1 वाइट है, लेकिन वाइट ने भी उनको सपोर्ट किया। ठीक है, इंटरनेशनल अटेंशन भी मिला। अटेंशन मतलब ऐसा नहीं कि ये दोनों हीरो बन गए बढ़िया से, लेकिन इनकी कम्युनिटी को जो अटेंशन चाहिए था कि पूरी दुनिया को पता चले कि एक कम्युनिटी जो है वो परेशान हो रही है दूसरी कम्युनिटी के कारण, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से भी इनको देख सकते हो। आप बताओ कि आपने इस चीज़ से क्या सीखा, है ना। और ये स्टोरी आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, क्योंकि मे बी ऐसे कुछ समराइज करने के लिए आ जाए या कुछ भी ऐसे पूछ लिया जाए, तो नाम वगैरह आप ध्यान रख लेना। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो इस इंसिडेंट के बाद में इनको फेस करनी पड़ी, और ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो इनको इस इंसिडेंट के बाद में मिली। मैं देखो, अभी पहले मैक्सिको ओलंपिक्स में हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, मतलब कलर को लेके लोगों के बीच में क्या है, भेदभाव लोग मचा रहे हैं। ठीक है, मतलब अंतर है। पहली बात तो कलर का अंतर है, तो अंतर होना तो हर जगह होता है। ठीक है, लेकिन इस अंतर पे उन्होंने क्या कर दिया, भेदभाव करना शुरू कर दिया और सोसाइटी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ठीक है, वो ब्लैक और वाइट कही जाने लगी। ठीक है, अब इसके पहले अगर हम श्रीलंका और बेल्जियम की बात करें, पावर शेयरिंग में हमने जिन 2 कम्युनिटीज़ की बात की थी, ठीक है, तो बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में रीजनल डाइवर्सिटी थी एक तो पहले। ठीक है, कि एरिया डिवाइडेड था, इसके अंदर ये लोग रह रहे हैं, इसके अंदर ये लोग रह रहे हैं, और ऊपर से लैंग्वेज वाला भी इशू था उनका। ठीक है, सिमिलरली गोस फॉर श्रीलंका। श्रीलंका में ऐसा था कि एरिया को लेकर या रीजन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे प्रॉब्लम लैंग्वेज को लेकर और रिलीजन को लेकर प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंतर है। ठीक है, आप बेसिकली इन डिविजन्स को अगर इनिशियली देखोगे, ठीक है, तो जैसे बेल्जियम की अगर हम बात करते हैं कि बेल्जियम में क्या है, वेलोनिया रीजन है और फ्लेमिश रीजन है। ठीक है, ये 2 रीजन है, तो अब ये क्या है, ये अंतर है, ये डिफरेंस है खाली बस, कि एक वेलोनिया रीजन है और एक फ्लेमिश रीजन है, यहाँ पे डच स्पीकिंग है या फ्रेंच स्पीकिंग है। अब इनमें अगर कुछ मन मुटाव हो जाते हैं, है ना, और इनको अगर ठीक नहीं किया जाए तो फिर ये अंतर जो है ये सोसाइटी को तोड़ देते हैं ना। तो वही सोशल डिविजन, सोशल डिफरेंस जो है, सोशल डिफरेंस क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, सामाजिक अंतर होता है कि हाँ लोगों के बीच में अंतर है। अब यही अंतर अगर बढ़ जाए या लोग उसको बार बार पॉइंट आउट करने लगे तो ये अंतर क्या बन जाते हैं, डिवीजन बन जाते हैं, यानी कि सोसाइटी को तोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे ही श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यही है, वहाँ पर भी अंतर था लोगों के बीच में। क्या अंतर था, डिफरेंसेस क्या थे, बोलने को लेकर सिंहाला कम्युनिटी है, नेटिव श्रीलंकन है, इंडियन श्रीलंकन है ना, इंडियन तमिल्स हैं, ये हमने देखा। तो अब वो क्या है, वो डिफरेंसेस थे, लेकिन वो डिफरेंसेस जब बढ़ गए, पॉइंट आउट होने लगे, तो वो डिवीजन का रूप उसने ले लिया, है ना। सेम गोज फॉर यहाँ पर भी, मेक्सिको वाली स्टोरी में भी हमने यही देखा, है ना, या फिर देखा जाए तो पूरे यूएस की स्टोरी में भी हम यही देख सकते हैं ना कि काले और गोरे का अंतर है, नॉर्मल सा अंतर है कि भैया कुछ लोग काले हैं कुछ लोग गोरे हैं। अब उसको अगर आप डिवीजन के रूप में ले लोगे तो फिर सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी ना। मतलब आप भेदभाव ही करने लगोगे कि काले लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, गोरे लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए। तो फिर ऐसे में क्या होगा, फिर वो जो ब्लैक कम्युनिटी है वो अपने आप को इन्फीरियर फील करने की कोशिश करेगी। अगर वो इन्फीरियर फील करने की कोशिश करेगी तो फिर वो अपने आप को बढ़ाने की चाहत रखेगी कि नहीं यार हम क्यों पीछे रहें, है ना। तो फिर ऐसे में झगड़े जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं इनके ओरिजिन की अगर हम बात करें कि कहाँ से ये डिफरेंसेस आते हैं, तो बेसिकली 2 तरीके से ये डिफरेंसेस आते हैं। अंतर कैसे बनते हैं, मतलब लोगों के बीच में, तो अंतर कैसा आता है, एक तो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो हम ठप्पा लगाकर तो नहीं आए हैं, लेकिन हम क्या है अलग कम्युनिटी में पैदा हुए हैं। जैसे कि सारी की सारी समाज में लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कम्युनिटी बना रखी है, कोई कम्युनिटी भी ऊपर से उतर के तो आई नहीं थी, लेकिन हाँ लोग उस हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, डिफरेंस जो है वो समझ लेते हैं। तो हम ह्यूमन ही, एक नाक, 2 आँखें, 2 कान, गला, ठीक है, मेल और फीमेल, इतना ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आप ये समझ लेते हो, लेकिन नहीं, हमारा इतने डिफरेंस से पेट नहीं भरा। हमने कम्युनिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, एरिया वाइज भी क्या कर लिया, एक दूसरे को डिफर कर दिया। अब उसके अंदर अगर जो बच्चा पैदा होगा तो वो इनहेरिटेंटली
उसी कम्युनिटी को बिलोंग करेगा, तो ऐसे में वो क्या होगा, वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ मतलब पैदा होने से ही हमारा क्या हो जाता है, एक डिफरेंस तो बन जाता है कि हम इस कम्युनिटी के हैं, तुम उस कम्युनिटी के हैं। अब इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जो है वो है। ठीक है, वहीं दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बाय आवर चॉइसेस आता है। ठीक है, हम अपनी चॉइस से भी अपने डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, या अपने आप को अलग बना लेते हैं। कैसे अलग बना लेते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हम, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अथीस्ट होते हैं, है ना, मतलब वो भगवान में नहीं मानते। ठीक है, तो वो ऐसे अलग हो गए उन लोगों से जो भगवान में मानते हैं, है ना। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जिस कम्युनिटी में या जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं वो उन्हीं के भगवान को मानते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को दूसरा रिलीजन पसंद आ रहा है ना, उनकी बातें पसंद आ रही है, तो वो कई बार पैदा तो इस रिलीजन में हुए लेकिन वो मानते दूसरे रिलीजन को है, तो वो ऐसे उन लोगों से अलग हो गए जो कि खुद के पैदा वाले रिलीजन को मानते हैं, है ना। और कैसे हम अलग हो जाते हैं, हम अलग ऐसे हो जाते हैं कि मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ कर ली, आपने मैथ मतलब आपने कुछ आर्ट्स वाली स्ट्रीम चूज़ कर ली, तो हम क्या हो गए, अलग हो गए। मैंने कुछ अपना करियर ऑप्शन अलग ले लिया, आपने कुछ अलग ले लिया, तो हम क्या हो गए, ऐसे अलग हो गए। तो ये क्या है, ये चॉइसेस है, ये हमारी मर्जी से हमने क्या किया है, अपने आप को किसी भी फील्ड के अंदर डाला है। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं, ये भी अंतर होते हैं। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन है सोशल डिफरेंसेस का, यानी कि जो सामाजिक अंतर है, लोगों के बीच में जो अंतर है, वो दो तरीके से आ सकता है। एक तो पहला एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, पैदा हुए तो फिर वही चीज़ है, उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा बाय द चॉइस, है ना, जो डिसीजन हम हमारी लाइफ को लेके लेते हैं, ऐसे भी हम क्या होते हैं, लोगों से थोड़े से अलग हो जाते हैं। अलग मतलब अलग नहीं हो जाते, अलग मतलब कि ये कर रहा है और हम ये कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये दो तरीके से सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग फॉर्म ले सकती है अलग अलग सोसाइटी में। सोशल डिफरेंस जो है वो मेनली दो तरीके पे बेस्ड होते हैं। पहला एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, एज वन इज बॉर्न एक्सीडेंटली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। ठीक है, मतलब एक्सीडेंट ही है ये, तो एक तरीके से क्या है, ठीक है, कास्ट और कम्युनिटी में हम बिलोंग कर रहे हैं। पीपल अराउंड अस, पीपल अराउंड अस आर मेल और फीमेल। ठीक है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, इस पर हमारी मर्जी रही क्या कि मेल होना है फीमेल होना है। मेरे जैसे लोग फीमेल है तो पर ठीक है, रहना मेल जैसा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर पीपल अराउंड अस आर मेल और फीमेल, दे आर टॉल और शॉर्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शन, कोई गोरा है कोई काला है, और हैव डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़, है ना। कई बार लोगों को जो है वो डिसेबिलिटीज़ भी हो जाती है, तो उसके अंदर उनकी कोई इच्छा नहीं रही, वो पैदा ही वैसे हुए। ठीक है, दूसरा जो है वो हमारी चॉइस के तौर पे भी हमारे क्या हो सकते हैं, अंतर आ सकते हैं। डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस अराइजेस बिकॉज ऑफ द चॉइस वी मेक, है ना। क्यों ये डिफरेंस आते हैं, क्योंकि हमने हमारे हिसाब से कुछ चॉइसेस लाइफ में ली हुई हैं। ऑल दीज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप दैट आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। ठीक है, तो फिर वैसे भी सोशल ग्रुप बन जाते हैं। अब भले देखो, आप देख रहे हो, मतलब ये डिफरेंस ना हमने क्रिएट किया है, ये और कोई भी डिफरेंस कहीं से आया नहीं है। अब एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से तो हमारे डिफरेंस क्रिएट हो गए, वो तो समझ में आया, लेकिन सोशल ग्रुप में भी हमने डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर लिया कि ये सोशल ग्रुप, ये सोशल ग्रुप, ये सोशल ग्रुप। अब आप देखते हो कि जैसे हम रिलीजन को लेकर लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, है ना, वहीं आप देखोगे कि कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जो खुद सोशल ग्रुप है और वो दूसरे सोशल ग्रुप से लड़ रहे हैं, और उनके सोशल ग्रुप में सभी तरीके के रिलीजन वाले लोग हैं, तो वो आपस में नहीं लड़ते, वो दूसरे सोशल ग्रुप से लड़ते हैं। तो चार बर्तन हैं वो बचते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते, लोग हैं वो लड़ेंगे। ठीक है, What does social differences lead to? अब ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये लड़ाई झगड़े वगैरह, तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये अंतरों से होता क्या है। ठीक है, ये जो अंतर है, ये डिफरेंस तो हमने समझ लिया कि लोगों के बीच में अंतर होता है अलग अलग बेसिस पे, लेकिन इन अंतरों से होता क्या है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लेकिन कई बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी होते हैं, है ना। जैसे अगर हम वाइट्स और ब्लैक्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट यूएस में देख रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं हमारे यहाँ पर भी वैसा कॉन्फ्लिक्ट हो, नहीं होता। तो ये वहाँ के ऊपर डिपेंड करता है ना। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिविजन। ठीक है, अंतर तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब आप देखो नहीं कितने अंतर हैं,
है ना। कितने अंतर है, ये अंतर तो आपको हर जगह पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हर अंतर के कारण सोशल डिवीजन नहीं होता, है ना। इट डिवाइड सिमिलर पीपल बट ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। कई बार ऐसा भी होता है कि एक जैसे लोगों को भी डिवाइड कर देता है, मतलब एक कम्युनिटी में भी लोगों को डिवाइड कर देता है, साथ ही साथ कई बार ये भी होता है कि कुछ दूसरी कम्युनिटी के लोगों को जोड़ भी देता है। अब जैसे ये वाली मेक्सिको स्टोरी की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पहली बात तो इट डिवाइड सिमिलर पीपल वाला एग्जाम्पल अगर हम ले, तो सिमिलर पीपल को भी कई बार क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। आप घर घर में देखो भाई भाई लड़ लेते हैं, ठीक है, अब वो तो सेम कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं ना, मेल्स ही है, लेकिन लड़ लिए, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये डिफरेंस जो है वो दूसरे लोगों को जोड़ते भी हैं। जैसे कि अभी हम कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन की बात करें, तो कार्लोस और स्मिथ तो सेम कम्युनिटी को बिलोंग करें, लेकिन नॉर्मन जो है वो ऑस्ट्रेलियन वाइट है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, सपोर्ट किया ना इन दोनों को, जाहिर सी बात है। People belonging to different social groups share differences and similarities cutting across borders और boundaries of their group। कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हमारी similarities और हमारे differences को हम दूसरे को support करने के लिए हमारी boundaries को भी उलांघ कर उनको support करने के लिए चले जाते हैं। Example, Norman was different from Smith and Carlos, but they were all athletes who stood against racial discrimination। अंतर क्या था इनके बीच में कि वो अलग कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं और ये अलग कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सिमिलैरिटी क्या थी कि ये एथलीट्स है ना, एथलीट्स है, यानी कि क्या है, जो स्पोर्ट्स से ये एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए, और इसीलिए क्या है सारे के सारे मिलके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए। समझ में आई कि नहीं बात। वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप, ठीक है। हम कहते तो हैं खाली बस कि मैं कह दूं कि मैं राजपूत हूँ, आप कह दो आप जैन हो, वो कह दे वो बंगाली है, तो हम जब रिलीजन की बात होती है तो हम इन सोशल ग्रुप में जुड़ जाते हैं, है ना। जब पढ़ाई की बात होती है तो मैं कह दूं मैं एजुकेटर हूँ, आप कह दो आप स्टूडेंट्स हो, आप स्टूडेंट्स में भी कह दो कि आपको ये करना पसंद है, आपको ये करना पसंद है, आप ये करोगे आगे जाके, है ना। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही सोशल ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं या हम किसी एक ही कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है। ऐसे सोशल ग्रुप के हिसाब से मैं देखूँ तो मैं फीमेल भी हूँ, तो हम फीमेल्स, आप लोग मेल्स फीमेल्स और इधर इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। तो हम बहुत सारे सोशल ग्रुप्स और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस को बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी कोई एक आइडेंटिटी है, हमारी बहुत सारी आइडेंटिटी है। अब ऐसे बाल कटे वालों की हमारी सारी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, जिनके नहीं है उनकी सारी कुछ और अलग, हेयर कट की अलग आइडेंटिटी है, ठीक है, रहने सहने में अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। तो हम किसी कोई एक आइडेंटिटी लेके नहीं चलते। इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन टू फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। कई बार लोग सेम ही रिलीजन को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा मन से उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी कास्ट और सेक्ट क्या होती है, डिफरेंट होती है। कई बार फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू हैव द सेम कास्ट एंड फील क्लोज टू ईच अदर। कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोगों की कास्ट मिल जाती है तो वो एक दूसरे से क्लोज फील करते हैं। कई बार ऐसा नहीं भी होता है। रिच और पुअर, सेम फैमिली में रिच और पुअर, कई बार मतलब सेम फैमिली है, आपने देखा होगा आपके किसी रिलेशन में कुछ लोगों के पास में ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास में कम पैसा है, तो हालांकि वो सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ में अच्छे से नहीं रह पाते, है ना। रिलेशन विद ईच अदर फॉर दे आर फील दैट दे आर डिफरेंट, ठीक है, समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर ये फैमिली वाले लोग सेम कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, सेम रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक के पास में ज़्यादा पैसा है, एक के पास में कम पैसा है, तो उससे उन्होंने खुद को डिवाइड कर लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ऐसे अंतर तो बहुत सारे ही आपको देखने को मिलेंगे। आप कभी इसको किसी कम्युनिटी से, किसी रिलीजन से, किसी लैंग्वेज से ही डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन होने हैं, डिफरेंसेस होने हैं, तो वो बहुत सारे लेवल्स पे हो सकते हैं। वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हर एक बंदे की बहुत सारी आइडेंटिटी है। आप कभी ये कह ही नहीं सकते कि मैं सिर्फ भगवे को बिलोंग करता हूँ, नहीं। आप अभी कह रहे हो कि आप हिंदू धर्म को बिलोंग करते हो, कई में दूसरी जगह आपको काम पड़ेगा तो आपको किसी और दूसरी कम्युनिटी में भी बिलोंग करना पड़ेगा जिसके अंदर और दूसरे रिलीजन वाले लोग भी होंगे, ठीक है। तो हम किसी एक कम्युनिटी को कभी बिलोंग कर ही नहीं सकते, हमारी कोई एक आइडेंटिटी कभी हो ही नहीं सकती, हमारा कोई एक सोशल ग्रुप कभी हो ही नहीं सकता। हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो इसको पकड़ के एक अंतर बना के डिवाइड कर देना इज़ वेरी रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, जो जो कर रहा है उसको वैसा करने दो, और आराम से बढ़िया से शांति से सारे के सारे लोग रहो। भाई आज आप किसी दूसरे की टांग खींचोगे, कल फिर वो आपकी टांग खींचेगा। अब जैसे ब्लैक और वाइट में हम देख लें कि आज
उस समय पे जब ब्लैक्स की ज़रूरत थी तो उनको उठा के लेकर आए यहाँ पे स्लेव बना के, प्लांटेशन पे काम करवा के, सब तरीके का फ़ायदा उठवा के, फिर उसके बाद में जब प्लांटेशन वगैरह सारा कुछ खत्म हो गया तो आज आप उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो अब ब्लैक्स को भी समझ में आ गया, थोड़े टाइम तक तो वो डिस्क्रिमिनेट होते रहे, लेकिन फिर उनको भी समझ में आया ना कि नहीं यार हम भी तो ह्यूमंस हैं। तो फिर उनके पास में जब अधिकार आएंगे तो फिर वो वाइट्स को परेशान करेंगे, फिर ये चीज़ चलती रहेगी, जाहिर सी बातें चलती रहेगी। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इससे अच्छा इस चीज़ को हटाओ ना, वो ब्लैक है तो तुम्हारा कलर ले रहे हैं क्या वो, ठीक है, या तुमको छू के तुम काले हो जा रहे हो क्या, नहीं हो जा रहे हो, तो वो भी ह्यूमंस है, तुम भी ह्यूमंस है, रहो ना बढ़िया से। इसमें डिस्क्रिमिनेशन करने की क्या ज़रूरत है। आज नहीं तो कल जैसा करोगे वैसा का वैसा रिटर्न में मिलना ही है। अब जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ की हम लोग बात करें, दलित लोगों को बहुत परेशान किया गया, मतलब इतना परेशान किया गया, इवन आई बिलोंग टू जनरल कम्युनिटी, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि बहुत परेशान किया दलित लोगों को। अब इतना परेशान करके अब आज जब उनको रिजर्वेशन मिला है, आज जब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो अब अपने को पीछे होना पड़ रहा है कि नहीं होना पड़ रहा है, होना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है होना पड़ेगा। अब उनको समय तो सबका बदलेगा, अब उनको आगे आने के लिए फिर आपको तो फिर पीछे रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अरे इनको रिजर्वेशन क्यों दिया, ये तो ऐसे ऐसे आगे आ गए हैं, नहीं, हमने गलत किया उनके साथ तो अब हमको भुगतना पड़ेगा, सब कुछ यही है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होंगे, अंतर लोगों में होंगे, इवन भाई बहनों में भी अंतर होते हैं ना, सभी चीज़ में अंतर होते हैं। अब भाई बहन तो सेम फैमिली, सेम कास्ट, सेम कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं ना, लेकिन अंतर में वो भी आपको लड़ते हुए दिखते हैं ना, इतने ज़्यादा लड़ते हुए दिखते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, घरों को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर के वो बिल्कुल अलिनिएट हो जाते हैं। तो क्या आप उसके अंदर सोशल डिवीजन मान लोगे उस चीज़ को, या नारे लगा के आगे चले जाओगे? नहीं चले जाओगे। आप उसको अकोमोडेट कर लेते हो ना, तो वैसे ही सारी चीज़ों को भी अकोमोडेट करो ना, क्या ज़रूरत है उसको इतना आगे बढ़ा के लेके जाने की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको शांति से रहने दो, तो जब सब शांति से रहेंगे तो सब चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस आपको बताया गया है कि सोशल डिफरेंस आते कहाँ से है, यही आपको सिखाया जा रहा है कि डिफरेंस बहुत सारे हैं। आप अंतर देखोगे तो हजारों अंतर है। अब इन अंतरों को पकड़ के अगर डिवीजन करने लगोगे तो फिर वो तो चलना ही नहीं है, है ना। तो हर डिफरेंस पे जैसे डिवीजन नहीं होता, तो जिन छोटे मोटे डिफरेंस पे डिवीजन हो भी रहा है उस पर भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आपको इस लाइन से सिखाया जा रहा है कि वी हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। हम ऐसा नहीं है कि हमारी एक ही आइडेंटिटी है, एक ही कम्युनिटी है, एक ही रिलीजन है, या हम इसी के नाम से जाने जाएंगे। नहीं, हम बहुत सारे कम्युनिटी और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स को बिलोंग कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। किसी एक को पकड़ के अपने दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बढ़िया से रहो। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस के बारे में तो चलो थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओवरलैप करना मतलब क्या होता है ना, पेन को अपन टिका देते हैं। ओवरलैप करना मतलब क्या होता है ना कि ये प्रॉब्लम तो है ही, इसके साथ में ये प्रॉब्लम और आ गई, ठीक है। ओवरलैप करना मतलब और चीज़ें वैसी की वैसी जुड़ जाना, ठीक है, तो ये ओवरलैप हो गया। क्रॉस कट करना मतलब प्रॉब्लम्स है उसको कट कर दिया, क्रॉस कट, ठीक है। तो आप समझो ओवरलैपिंग डिफरेंसेस और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लैक कम्युनिटी की, ठीक है, ब्लैक कम्युनिटी की, यूएस में ब्लैक कम्युनिटी की, तो पहली प्रॉब्लम तो क्या है कि वो पहला अंतर तो क्या है, पहला डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस से ही डिवीजन होते हैं, है ना, मतलब अंतर रहेंगे उसके बाद में ही वो डिवीजन को लीड करेंगे। हर अंतर डिवीजन को लीड नहीं करता, ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर क्यों डिवीजन हो रहे हैं, क्योंकि अंतर क्या है, एक तो वो वाइट से अलग है, ब्लैक है, दूसरा ये कि पुअर है, डिस्क्रिमिनेटेड है, होमलेस है, तो ये डुअल प्रॉब्लम्स हो गई ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे इंडिया में दलित्स की बात करें, है ना, इंडिया में अगर दलित्स की बात करें तो पहली बात तो वो दलित हो गए, पहली दिक्कत तो जो वो प्रॉब्लम हमने देखी ना बाय बर्थ वाली, ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो ऐसे इंडिया के केस में ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि वो डिस्क्रिमिनेटेड है, इनजस्टिस उनके साथ में फेस करना पड़ता है उनको, फिर साथ में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो इसलिए वो पुअर्स भी है, ठीक है, पावर्टी उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, तो ये डुअल प्रॉब्लम हो गई। अब ऐसे में जब ये प्रॉब्लम्स हो जाती है ना तो वो दूसरी सोसाइटी से और अलग कर देता है। अब जैसे देखो वाइट है तो वो क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, उनको हर जगह आगे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उनके पास में पैसा हुआ और वाइट हुए, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हुई तो वो आगे बढ़ गए, है ना। अब ब्लैक के साथ में क्या हो रहा है ना कि ब्लैक है तो ये प्रॉब्लम वाइट के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्लैक है। अब ब्लैक है तो उनको डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हैं और पैसा भी नहीं मिल रहा है, पावर्टी भी हो रही है, घर भी हो गए, तो सोचो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने बढ़ गए,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इनकी जो प्रॉब्लम है कि ये ब्लैक है, अब ब्लैक होते और पैसा कमा पाते, जैसे कि उस समय पे नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन अब आज देखो आप कि ब्लैक है लेकिन इन्होंने खुद को आगे बढ़ा लिया, पैसा कमाया, पॉवर्टी से बाहर निकलने की कोशिश की, है ना, एजुकेशन में आने की कोशिश की, ठीक है, तब इतने पीछे हो गए थे। अब क्या किया इन्होंने, ब्लैक तो अभी भी है ये, लेकिन पैसा कमाया, अपॉर्चुनिटी गेन करने की कोशिश की, पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की, ठीक है, और क्या किया, एजुकेशन में आने की कोशिश की, बच्चों को अच्छा किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब वो अंतर अभी भी है कि ब्लैक और वाइट है, ठीक है, डिवीजन अभी भी लोग करते होंगे, प्रॉब्लम अभी भी उनको फेस करनी पड़ती होगी, नो डाउट, लेकिन अब थोड़ा आगे तो बढ़े, ठीक है। मतलब एक प्रॉब्लम तो जो है कि वो ब्लैक है, लेकिन उसके साथ में अगर जो दूसरी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लिया जाए तो फिर डिवीजन नहीं होंगे ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब प्रॉब्लम ओवरलैप कर जाती है ना तो उससे सोशल डिवीजन होता है कि एक प्रॉब्लम तो है ही लेकिन उसके साथ में और दूसरी प्रॉब्लम्स भी है, तो वो फिर क्या हो जाता है, डिवाइड होती जाती है सोसाइटी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओवरलैपिंग डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल अगर हम ले नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड का, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड का डिफरेंस ले, तो दोनों क्या है, दोनों क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ठीक है, क्या है, क्रिश्चियन कंट्रीज है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी और नीदरलैंड भी। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रॉब्लम्स क्या है कि दोनों जगह दोनों क्रिश्चियन है, दोनों जगह ही आपको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट देखने को मिलेंगे। आपको पता है क्रिश्चियन लोगों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एकदम अपोजिट होते हैं, उनमें आपस में लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। तो अब नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या है, अगर आप कैथोलिक हो, पहली बात तो आप क्या हो, कैथोलिक के अंदर आ गए ना, तो आप कैथोलिक हो तो फिर आप गरीब भी होंगे, ठीक है, मतलब पॉवर्टी भी आपको खूब फेस करनी पड़ेगी, ऊपर से आपको डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात होगी जिसे ब्लैक और व्हाइट की बात हो रही थी कि नॉर्दर्न आयरलैंड, जैसे अभी उसको हटा देते हैं, ठीक है, नीदरलैंड को अभी हटा देते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या है, प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक है, ठीक है। अब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में झगड़ा तो है, लेकिन प्रोटेस्टेंट के पास में पैसा है, प्रोटेस्टेंट अच्छे से उनकी अपॉर्चुनिटी ले पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। अब अगर कैथोलिक में आप पैदा हो गए तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाई तो है ही, लेकिन कैथोलिक में क्या है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रही, तो ये डिविजन्स हो गए, ठीक है। अब सेम चीज नीदरलैंड में अगर हम बात करें ना, तो नीदरलैंड में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है, लेकिन रिच और पुअर जो है वो दोनों में बराबर है, मतलब प्रोटेस्टेंट भी बराबरी से रिच और पुअर है और कैथोलिक भी बराबरी से रिच और पुअर है, तो उनके बीच में सोशल डिवीजन है ही नहीं वहां पे नीदरलैंड में। अंतर समझ में आया, नॉर्दर्न आयरलैंड में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, नीदरलैंड में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। क्या ओवरलैप कर रहे हैं कि कैथोलिक तो है लेकिन कैथोलिक पुअर भी है, डिस्क्रिमिनेटेड भी है, इनजस्टिस भी फेस कर रहे हैं, एजुकेशन उनके पास में नहीं है, तो डिफरेंसेस बढ़ जा रहे हैं, ऐसे में डिवीजन हो रहे हैं। वहीं नीदरलैंड में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, लेकिन दोनों के पास में बराबरी से पैसा है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट भी रिच और पुअर है और कैथोलिक भी रिच और पुअर है, तो यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा ना, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहे हैं, क्रॉस कट हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, ओवरलैप और क्रॉस कट डिफरेंस समझ रहे हो। तो जहां पर ओवरलैपिंग डिफरेंस होगा, मतलब कि ये प्रॉब्लम तो है, इसके साथ में ये और प्रॉब्लम हो गई, तो वो डिवीजन बनते जाएगा, ठीक है। वहीं क्रॉस कटिंग डिफरेंस होगा कि तुम भी वही प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, हम भी वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो फिर चल जा रहा है काम, ठीक है। जैसे नीदरलैंड में प्रॉब्लम्स दोनों फेस करें, मतलब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों हैं, लेकिन कुछ प्रोटेस्टेंट के पास में पैसा है तो कुछ प्रोटेस्टेंट भी पुअर है, कुछ कैथोलिक के पास में पैसा है तो कुछ कैथोलिक भी पुअर है, तो बराबरी से काम चल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो क्रॉस कट होते जा रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर डिवीजन है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर दोनों कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बढ़िया से रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्रॉस कट और ओवरलैपिंग डिफरेंस समझ में आया? एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर नीदरलैंड और अपना जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसके एग्जाम्पल से आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर अगर हम पढ़े तो सोशल डिफरेंसेस टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद अदर डिफरेंस, है ना। यहाँ पर सोशल डिवीजन हो जाता है, यानी कि लोगों के बीच में डिवीजन हो जाता है जब सोशल डिफरेंस जो है वो ओवरलैप हो जाते हैं। मतलब सोशल डिफरेंस कैसे ओवरलैप हो जाते हैं कि एक डिफरेंस उसके ऊपर दूसरा डिफरेंस भी, ठीक है। जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर हम बात करें तो एक डिफरेंस तो क्या है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अलग अलग है। दूसरा एक और डिफरेंस क्या हो गया कि कैथोलिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है एज कम्पेयर टू प्रोटेस्टेंट, तो यहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में क्या हो गया, सोशल डिविजन हो गया,
ठीक है, डिवीजन और डिफरेंस को अच्छे से समझना, डिफरेंस से डिवीजन होता है ना। अब यहाँ पर सेम अगर हम बात करें कि सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, इट इज डिफिकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ द पीपल अगेंस्ट द अदर। जाहिर सी बात है कि अगर सोशल डिफरेंस क्रॉस कट हो जाएंगे, है ना, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट नहीं पुट किया जा सकता ना। जैसे कि नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड में क्या हो रहा है, नीदरलैंड में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है, लेकिन जितना पैसा प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के पास में है, रिच और पुअर का रेशो जितना प्रोटेस्टेंट में है उतना का उतना ही रेशो जो है वो कैथोलिक में भी है। तो फिर वो और डिफरेंस बढ़ नहीं रहा, है ना, वो लोग साथ के साथ में रह पा रहे हैं, क्रॉस कट हो गया उनका डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये किसकी बात होगी, क्रॉस कटिंग डिफरेंस की बात होगी। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशन। जब प्रॉब्लम्स या डिफरेंस ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं प्रॉब्लम्स, तो फिर ऐसे में क्या होता है, डिवीजन बढ़ जाते हैं, टेंशन्स भी बढ़ जाती है। वहीं क्रॉस कटिंग डिफरेंस होता है ना, तो फिर डाइवर्सिटी को या फिर डिवीजन को अकोमोडेट करना इजी हो जाता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को काट देती है ना। तो फिर क्या हो जाता है, वो इजीली रह पाते कि हाँ भैया तुम्हारे इसमें भी इतने ही रिच और पुअर है, हमारे इसमें भी इतने ही रिच और पुअर है, तो कौन सी बात हो गई, तुम भी आगे नहीं हम भी आगे नहीं, या तुम भी आगे तो हम भी आगे, ऐसा बराबरी वाली बात हो जाती है। ठीक है, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ब्लैक्स एंड वाइट्स बिकम अ सोशल डिविजन इन द यूएस बिकॉज ब्लैक्स टेंड टू बी पुअर, होमलेस, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ऑल्सो दलित इन इंडिया, है ना। तो ये एग्जाम्पल हम इसके अंदर ले सकते हैं कि ब्लैक्स जो हैं, ठीक है, वो वाइट से अलग तो है, पहली बात। दूसरा ये कि ब्लैक्स पुअर भी है, होमलेस भी है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट भी, इनजस्टिस भी फेस कर रहे हैं, तो और ज़्यादा पीछे हो गए। सेम गोस फॉर दलित इन इंडिया। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप नॉर्दर्न आयरलैंड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, या फिर हाँ मतलब ऐसा भी कर सकते हो आप कि यहाँ पे नीदरलैंड का एग्जाम्पल दे दो और यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जाम्पल दे दो, है ना, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। या चाहो तो ऐसे ब्लैक और वाइट और इधर नीदरलैंड का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। जैसे इधर नीदरलैंड का आपने क्या एग्जाम्पल दिया, क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट क्रॉस ईच अदर, है ना। क्लास और रिलीजन क्या कर रही है, दोनों को कट क्रॉस कर रही है। मतलब कि क्लास क्या है ना, मतलब क्लास मतलब एक लेवल, एक स्टेटस, है ना। तो क्लास और रिलीजन क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट क्रॉस कर रहा है कि जितने रिच और पुअर प्रोटेस्टेंट में, इतने ही रिच और पुअर कैथोलिक में भी है, तो भाई क्रॉस कट होगी प्रॉब्लम। ठीक है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट आर अबाउट इक्वली लाइकली टू बी रिच और पुअर। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल देखा जाए तो ओवरलैपिंग, जब प्रॉब्लम्स ओवरलैप कर जाती है या डिफरेंस ओवरलैप कर जाते हैं तो डिवीजन हो जाते हैं सोसाइटी में, टेंशन बढ़ जाती है। वहीं प्रॉब्लम्स या डिफरेंसेस एक दूसरे को अगर क्रॉस कट कर देते हैं तो ईजियर हो जाता है सबको साथ में रखना, है ना। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, इसको ऐसे घर के एग्जाम्पल से अगर हम ले, जैसे यूजुअली हम घर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जैसे कि मान लो कि मम्मी और चाची हैं, है ना। अब मम्मी और चाची अगर हैं तो मम्मी को मान लो कि सब कुछ आता है ना, मम्मी मान लो बड़ी भी हैं, है ना। अभी डिफरेंस इनके बीच में क्या हो सकता है कि मम्मी जेठानी है और चाची देवरानी है ना। ये इनके बीच में डिफरेंस हो सकता है कि ये अंतर है, मम्मी बड़ी है और चाची छोटी है, ठीक है। तो ये अंतर आगे जाके डिवीजन ले सकता है, लेकिन अगर ये डिवीजन कब लेगा, जब प्रॉब्लम ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप कैसे कर जाए कि मम्मी को सब कुछ आता हो, मम्मी काम में भी आगे हो, एकदम फटफट सारा काम कर देती हो, चाची अगर थोड़ी सी आलसी हुई, है ना, या फिर काम में एकदम स्फूर्ति नहीं रही, तो एक तो मम्मी बड़ी है ना और जेठानी भी हैं, काम भी फटफट कर देती हैं, सब कुछ अच्छे से कर लेती हैं, तो फिर ऐसे में क्या है, लोग बोलेंगे कि बड़ी वाली जो बहू है वो अच्छी है और छोटी वाली बहू जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर सी है, नहीं करती काम, फिर वो चुगली करने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों के बीच में आगे जाकर डिवीजन हो सकता है और घर टूट सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग डिफरेंस हो गया कि भाई ओवरलैप कर जा रही प्रॉब्लम। एक तो दोनों के बीच में अंतर ये है कि मम्मी बड़ी है मतलब जेठानी है, दूसरी देवरानी है। दूसरी प्रॉब्लम और ये हो गई कि चाची थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगा रही है, नहीं लगा पा रही है, मे बी नेचर वाइज ही नहीं लगा पा रही है, वो ऐसी है तो उसका क्या करें। लेकिन लोग जो है उस अंतर को और बढ़ा देंगे और फिर आगे क्या हो जाएगा, मम्मी के अंदर हो जाएगा कि मैं सब करती हूँ, चाची बोलेंगी कि इनकी तो सब तारीफ करते हैं, तो फिर ऐसे में वो डिवीजन हो जाएगा। वहीं यही सेम प्रॉब्लम को अगर हम क्रॉस कट करें, क्रॉस कट कैसे करें कि मम्मी बड़ी हैं, जेठानी है, चाची हैं
और देवरानी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन जितना एफर्ट मम्मी फैमिली को लगा के दे रही है, उतना ही एफर्ट अगर चाची भी फैमिली को लगा के देती हैं तो दोनों को रहेगा कि हाँ यार ये भी इतना ही काम कर देती हैं, ये भी इतना ही काम कर देती हैं, तो वो साथ में रहेंगी। और दूसरे लोगों को भी दोनों के बीच में ये नहीं दिखेगा कि चलो छोटी बड़ी ठीक है, लेकिन दोनों मिलके कर लेती हैं सारा कुछ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस कट हो गया कि दोनों के आगे बढ़ने की क्षमता बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ऐसे में डिवीजन नहीं होगा ना आगे। दोनों मतलब मम्मी अगर झाड़ू लगाने बैठी तो चाची फट से आ जाए कि अरे अरे भाभी लाओ दो मैं लगा देती हूँ। ऐसे भाभी बाजार जाने लगी या भाभी कुछ काम करने लगी या उनका बच्चा अगर उनको परेशान करे तो मम्मी झट से ले कि नहीं तू आराम कर ले, इसको थोड़ी देर मैं संभाल लूंगी। तो क्या है कि दोनों क्रॉस कट कर गए ना दिक्कतों को, कि दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया। तो फिर ऐसे में वो दोनों ज़्यादा समय तक साथ रह पाएंगे और घर भी जुड़ा हुआ रहेगा। क्या अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है इससे ज़्यादा? दिमाग देख रहे हो है। घरों को लेकर अगर हम इन प्रॉब्लम्स को समझे ना, ये तो पूरा देश है या इंटरनेशनल लेवल पे देखो ना, ये सब एक फैमिली है। तो जो चीज़ें फैमिली में चलती होती है ना, जैसे फैमिली में इन चीज़ों को अकोमोडेट किया जा सकता है, वैसे ही चीज़ें पूरे के पूरे ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल तक भी इन चीज़ों को अकोमोडेट किया जा सकता है, अगर इसी तरीके से सोचा जाए तो, है ना। बस ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे रिश्ते नहीं होते ना, तो हम उसको इतना डीपली सोचते नहीं है, हम फट से एक दूसरे को अलग कर लेते हैं। वहीं घरों में क्या है, हमारे रिश्ते से हम जुड़े होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार करें, अपन एफर्ट लगाते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वही एफर्ट अगर हम ओवरऑल बड़े लेवल पे भी लगाएंगे ना तो चीज़ें चलती रहेंगी। आई होप इससे आपको ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया है। सोशल डिविजन ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज। देखो ऐसा नहीं है कि दलित, ब्लैक, वाइट, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट सिर्फ यही डिफरेंसेस है या यही डिवीजन है, ऐसा नहीं है। इससे भी कई ज़्यादा डिफरेंसेस है, कई ज़्यादा डिविजन्स हैं जो मोस्ट कंट्रीज़ में। हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी कंट्री में हम लड़ मरते रहते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम्स हैं। तो हर कंट्रीज़ में सोशल डिविजन्स एक से दूसरे तरीके के देखने को मिलते हैं। डजेंट मैटर वेदर द कंट्री इज़ बिग और स्मॉल, भले वो छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो। अब इंडिया बड़ी कंट्री है तो भी सोशल डिविजन है, बेल्जियम छोटी सी कंट्री थी, हरियाणा बराबर की, तो भी वहां पर सोशल डिवीजन है, ठीक है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद मेनी कम्युनिटीज, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री विद मेनी कम्युनिटीज। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी और स्वीडन की अगर हम बात करें तो वो होमोजीनियस नेशंस थे। मतलब जर्मनी और स्वीडन में हम देखें तो एक ही जैसे लोग वहां पर रहते थे, है ना, एक ही तरीके के लोग रहते हैं। मतलब जर्मनी अराउंड अपने महाराष्ट्र जितना बड़ा है ना, पता है कि नहीं पता है आपको? जर्मनी अपने महाराष्ट्र जितना बड़ा है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो होमोजीनियस मतलब एक ही तरीके के। तो वहाँ पे एक ही तरीके के लोग रहा करते थे। स्वीडन में भी एक ही तरीके के लोग रहा करते थे, लेकिन माइग्रेशन जब से होने लगा ना, एक जगह से दूसरी जगह लोग शिफ्ट होने लगे, तो अब जर्मनी में भी तरह तरीके के लोग रहते हैं, स्वीडन में भी तरह तरीके के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे भी सोशल डिविजन होंगे, सोशल डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्वीडन दैट वर वंस हाईली होमोजीनियस, जो एक समय पे होमोजीनियस थे, आर undergoing rapid change with influx of people from other parts of the world। influx of people मतलब लोग आ रहे हैं वहां पर भी दूसरी कंट्रीज से या दूसरे वर्ल्ड से और सेटल हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। माइग्रेंट्स ब्रिंग विद देम देयर ओन कल्चर एंड टेंड टू फॉर्म अ डिफरेंट सोशल कम्युनिटी। जाहिर सी बात है, माइग्रेंट्स आएंगे तो वो उनके साथ में अपना कल्चर, अपने रहने सहने के तरीके, अपनी सोच, सब कुछ लेके आएंगे। अब वो यहाँ पर सेटल हो गए तो फिर वो अपने तरीके से रहेंगे ही ना, जाहिर सी बात है। अब जैसे अपनी फैमिली की बात करें, है ना, तो अभी तक मम्मी पापा, 2 भाई और 1 बहन रहा करते थे। लेकिन अब जब भाई की शादी हुई तो नई भाभी आई, ठीक है, इधर से बड़े भाई की शादी हुई तो वहाँ से भी आई, तो जो 2 लेडीज़ आएंगी वो अपने साथ में अपनी सोच, अपने रहने सहने के तरीके, सभी कुछ लेकर आएंगी ना। अब ऐसे में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग का, अगर दोनों मिल के रहती हैं, एक दूसरे को समझ के रहती हैं, तो ये जो अंतर है कि ये अलग जगह से आई हैं, अलग सोच रखती हैं, अलग कल्चर लेके आई हैं, पर ये अगर एक दूसरे को संभाल लेंगी तो घर नहीं टूटेगा आगे जाके, है ना, डिवीजन नहीं होंगे। लेकिन अगर ये एक दूसरे को नहीं संभालती हैं, एक ज़्यादा काम करती है, एक मट्ठे जैसे रहती है, या फिर एक कुछ एफर्ट ही नहीं देती, एक बहुत एफर्ट देती है, तो फिर जाहिर सी बात है वो आगे जाके डिवीजन होने ही होने हैं। सेम गोज फॉर अ कंट्री, है ना, कि अगर बाहर से आने वाले माइग्रेंट्स अगर एक दूसरे को समझ के चलते हैं कि ये इनिशियली इनकी कंट्री है या ये लोग इस तरीके से रहते हैं, और जो जिनकी कंट्री है वो भी समझते हैं कि यार ये बाहर से आए हैं, इनका कल्चर है, इनको भी इनके हिसाब से रहने दो, साथ में मिलके रहेंगे
तो डिवीजन नहीं होंगे। अगर साथ में मिलकर नहीं रहेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो ये डिफरेंस जो है वो आगे जाके डिवीजन को लीड करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? इन दिस सेंस मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टीकल्चरल, मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टीकल्चरल, इवन आवर हाउसेज आर मल्टीकल्चरल। मैं तो कहती हूँ सोशल साइंस में जो डिविजन हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, सबको आप ना अपने घरों के हिसाब से जैसे आप इनको ठीक करने की कोशिश करते हो ना, वैसे ही ठीक करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल मतलब अभी सोचो ना कि ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंस कितना इजी हो गया घर के एग्जाम्पल को लेके, और हमको चीज़ें कितने अच्छे से समझ में आई है ना, हम एकदम फील कर पाए उस चीज़ को। ठीक है, तो वही बात है, सारी चीज़ों को परिवार के हिसाब से सोच के चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान रहेंगी और अकोमोडेट भी कर पाएंगे। नहीं सोच के चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो खैर दूसरा मुद्दा है, वो तो मैं आपको सिखाने के लिए बोलती हूँ उन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें नहीं लिखनी, यहाँ पर तो आपको एक कंटेक्स्ट बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा होता है ना दुनिया में, ये आपको अभी इसके हिसाब से इतना ही रखना है। लेकिन मैं उसमें आपको और एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि ऐसा होता है तो उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो अपना फ़र्ज़ है, अपनी बात है ना। क्लियर है, समझ में आया? अगर उनको ज़्यादा आपने पॉइंट आउट किया, मतलब डिफरेंसेस हर कहीं पे होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे डिफरेंसेस के कारण सोशल डिवीज़न हो, कुछ के कारण डिवीज़न हो जाता है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स ओवरलैप कर जाती है। अगर ओवरलैप कर जाती है तो डिविजन्स हो जाते हैं, और प्रॉब्लम क्रॉस कट कर जाती है तो डिविजन्स नहीं होते, है ना। ये कुल मिला के हमारी अभी तक की जितना हमने पढ़ा उसकी समरी है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और क्या होती है ना कि कई बार जब सोशल डिफरेंसेस होते हैं और उसके अंदर अगर पॉलिटिक्स घुस जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब वो कई बार बढ़ती है, कई बार ठीक भी हो जाती है। तो ये मुद्दा जो है ये हमको हमारे दिमाग से क्लियर करना है, क्योंकि हमको तो क्या लगता है कि जहाँ सोशल डिफरेंस दिखे और उसमें पॉलिटिक्स घुसी तो बस सारा का सारा काम बिगड़ जाएगा, है ना। ये ऐसा हमको लगता है, तो क्या रियलिटी भी यही है ना। हमको बेसिकली इस टॉपिक के अंदर क्या बात करनी है कि जहाँ पर सोशल डिफरेंसेस हुए, है ना, क्या सोशली डिफरेंसेस हैं, तो वहाँ पर पॉलिटिक्स क्या करती है, और जहाँ पर सोशल डिविजन्स या सोशल डिफरेंसेस हैं तो उसका पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर होता है, ये बेसिकली हमको समझना है और इसके बारे में हमको बात करनी है। हाउ डू दी सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स? सबसे पहली चीज़ कि सोशल डिविजन्स पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ कि व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिविजन्स। दूसरी चीज़ ये कि ये पॉलिटिक्स सोशल डिविजन्स को क्या कर देती है। तो अच्छा समझना, जैसे कि नॉर्मली फर्स्ट साइड पे हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि पहली बात तो सोशल डिफरेंसेस अगर कहीं पे है यार, लोगों के बीच में मतभेद है यार, लोगों के बीच में अंतर है। और पॉलिटिक्स का क्या रहता है ना, देखो पॉलिटिक्स जो है वो कंपटीशन से चलती है। ठीक है, मतलब दो पार्टी ग्रुप्स को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से compete करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर वो इस कंपटीशन में सोशल डिवीजन का मुद्दा ले आती हैं तो फिर वो पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर भी लोग जो है वो किसी सोशल डिफरेंस को सपोर्ट करेंगे, कोई दूसरे हैं जो दूसरे को सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है ना कि वो डिवीजन और उभर के आने लगते हैं, लोगों को दिखने लगते हैं, लोग और एक दूसरे से अलग महसूस करने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे में और ज़्यादा चीज़ें वायलेंट हो जाती हैं, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन जाती है। अब ऐसा कैसे होता है, इसको आप सिंपल एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। टेक एग्जाम्पल ऑफ नदर्न आयरलैंड, है ना। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको ओवरलैपिंग क्रॉस कटिंग नदर्न आयरलैंड और नीदरलैंड के इससे समझाया था। अभी नीदरलैंड को थोड़ा हटाओ, उसमें तो बढ़िया चल रहा है। नदर्न आयरलैंड में हमने देखा था ना कि नदर्न आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं शुरुआत से, है ना। अब नदर्न आयरलैंड में प्रॉब्लम क्या है कि अगर नदर्न आयरलैंड के कैथोलिक्स की अगर हम बात करें तो वो थोड़े पुअर वाले में आ जाते हैं, मतलब उन लोग को पावर्टी काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अब जब पावर्टी है तो इनजस्टिस भी होगा, डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, सब कुछ हो जाता है फिर ऐसे में, है ना। तो ओवरलैपिंग डिफरेंसेस हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है ना कि नदर्न आयरलैंड में क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन भी है और कैथोलिक पॉपुलेशन भी है। प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन कितनी है, 53% है, और कैथोलिक पॉपुलेशन कितनी है, 44% है। ठीक है, अब समझना, थोड़ा सा समझना, ये आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, ये मैप में आपको ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे अलग अलग कलर, ये पूरी तरीके से क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि किंगडम्स यूनाइटेड है ना। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि बेसिकली इंग्लैंड ही एक कंट्री थी। ठीक है, बेसिकली इंग्लैंड ही एक कंट्री थी, फिर स्कॉटलैंड को साथ में मर्ज किया गया। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो,
है ना। 9th क्लास में आप ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो कि स्कॉटलैंड को क्या किया गया, मर्ज किया गया, फिर उसके बाद में वेल्स जो है वो तो शुरुआत में ही मर्ज हो गया था, है ना। अब बची किसकी बात, ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है ना, मतलब येलो वाले को भी अगर पूरे के अंदर मर्ज कर ले हम, तो यहाँ पर ये जो येलो वाला है ना, ये नर्दर्न आइलैंड है, ठीक है। और ये जो ग्रे ग्रे कलर का दिख रहा है ना, ये रिपब्लिक ऑफ नर्दर्न आइलैंड है, ठीक है। ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, सॉरी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का नर्दर्न वाला पार्ट तो नर्दर्न आयरलैंड कहलाएगा, है ना। तो अब ये नर्दर्न आइलैंड की बात बता रही हूँ, येलो कलर में ये जो लिखा हुआ है नर्दर्न आइलैंड की बात है, ठीक है। तो नर्दर्न आइलैंड में क्या हो रहा है ना, ये येलो येलो हिस्से में ऐसा हो रहा है कि 53% प्रोटेस्टेंट है और 44% जो है वो क्या है, कैथोलिक्स है, ठीक है। तो अब ये यूनाइटेड किंग, मतलब इसके अंदर ये जो 53% प्रोटेस्टेंट है ना, इसमें पॉलिटिक्स थोड़ा सा मर्ज हो रहा है, ठीक है। पॉलिटिक्स कैसे मर्ज हो रहा है कि 53% प्रोटेस्टेंट की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, यूनियनिस्ट, ठीक है। ये कौन सी पार्टी है, यूनियनिस्ट है। और जो 44% वाले रोमन कैथोलिक्स है, इन्होंने कौन सी पार्टी बना ली अपनी पॉलिटिक पार्टी, नेशनलिस्ट वाली, ठीक है। अब मुद्दा क्या है कि नर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड चाहता है कि ये पूरा हिस्सा जो है वो किसके साथ में मर्ज हो जाए, इधर के साइड में मर्ज हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड में भी क्या है, प्रोटेस्टेंट है ना। अब ये नर्दर्न आयरलैंड की पिक्चर फंस रही है इसके अंदर, ठीक है। क्या पिक्चर फंस रही है कि नर्दर्न आयरलैंड के अंदर जो प्रोटेस्टेंट है वो तो चाहेंगे कि इंग्लैंड के अंदर मर्ज हो जाते हैं, है ना, या यूके के अंदर मर्ज हो जाते हैं, मतलब पूरे यूनाइटेड किंगडम में अपन रह जाते हैं, है ना। ये क्या चाहते हैं कि ये इधर की साइड में मर्ज हो जाए तो प्रोटेस्टेंट एक हो जाएंगे। लेकिन इसी में रहने वाले जो कैथोलिक हैं, है ना, इसी में रहने वाले जो कैथोलिक है वो चाहते हैं कि नर्दर्न आयरलैंड जो है वो इतने ग्रे कलर के हिस्से में ही अलग रहे, है ना, इसके साथ में मर्ज ना हो। क्यों मर्ज ना हो, क्योंकि ये जो ग्रे कलर का हिस्सा है इसके अंदर कैथोलिक्स ही रह रहे हैं, ठीक है। जो पूरा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है उसके अंदर कैथोलिक्स ही है। फिर से बता देती हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। एक बार फिर से बता रही हूँ आपको, क्या बता रही हूँ कि ये वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर कौन रह रहे हैं, प्रोटेस्टेंट रह रहे हैं, ठीक है। और ये वाला ग्रे कलर का जो हिस्सा है इसके अंदर कौन रह रहे हैं, कैथोलिक रह रहे हैं। अब मुद्दा किसका चल रहा है, नर्दर्न आयरलैंड का। तो नर्दर्न आयरलैंड में कुछ कैथोलिक है और कुछ प्रोटेस्टेंट है ना। तो जो प्रोटेस्टेंट है वो क्या चाहते हैं कि प्रोटेस्टेंट के अंदर मिल जाए, है ना, जाहिर सी बात है, प्रोटेस्टेंट के अंदर मिलना चाहेंगे। और जो कैथोलिक्स है वो क्या चाहते हैं कि कैथोलिक्स में ही मिले रहे, यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में ही मिले रहे, है ना। तो अब ये कैथोलिक्स की पार्टी कौन सी होगी, नेशनलिस्ट इन्होंने बनाई है, और प्रोटेस्टेंट की पार्टी जो है वो यूनियनिस्ट इन्होंने बनाई है। अब इसके अंदर क्या है, पॉलिटिक्स घुस गई ना, तो यूनियनिस्ट चाहते हैं कि बिल्कुल हम क्या करें, प्रोटेस्टेंट वाले हम किसके साथ में जुड़ जाएं, यूके के साथ में जुड़ जाएं। और इधर नेशनलिस्ट वाले क्या चाहते हैं कि नहीं, हम तो किसके अंदर रहे, हम तो कैथोलिक्स हैं और हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में ही रहना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसी गड़बड़ हो रही है। अब जब इसके अंदर पॉलिटिक्स घुस गया ना, तो कंपटीशन वाली बात हो गई भाई, कि इनके तो ये हार जीत के ऊपर उतर आई ना। अभी तक तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक की बात थी, लेकिन अब यूनियनिस्ट नेशनलिस्ट की बात हो रही है। अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो फिर वो पार्टी के ईगो पे बात आ जाएगी ना। तो अब यहाँ पर यूनियनिस्ट चाहते हैं कि वो जीते, नेशनलिस्ट चाहते हैं कि ये जीते। अब ऐसे में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े हो गए भयंकर वाले, किलिंग्स तक बात जो है वो उतर गई, मतलब मार धाड़ पे बात जो है वो उतर आई। फाइनली जो है वो क्या किया गया, मतलब एक पीस ट्रीटी साइन करवाई गई दोनों के बीच में, और फिर उसको जो आर्म्ड फोर्सेस थे उनको रखवाए गए, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स जब डिवीजन के अंदर घुस जाता है तो कई बार रुद्र रूप ले लेता है, रौद्र रूप ले लेता है, मतलब बहुत ही खतरनाक भयावह स्थिति हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर अभी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं होती तो दोनों मिलके कुछ तो निकाल ही लेते, लेकिन अब क्या हो गया, वो यूनियनिस्ट नेशनलिस्ट वाली बात हो गई, वो पार्टी के नाम की बात हो गई, है ना। तो फिर अब तो हार जीत पे उतर आएगी बात, तो भैया रात दिन नींद उड़ जाएगी हमारी, है ना। तो और ज़्यादा स्थिति यहाँ पर क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। अब सेम चीज़ अगर हम किसकी बात करें, यूगोस्लाविया को लेकर बात करते हैं। ये रेंज ऑफ आउटकम्स क्या कह रहा है ना, कि अगर पार्टी, मतलब अगर पॉलिटिक्स डिवीजन के अंदर घुस जाता है तो किस हद तक आउटकम्स निकल के आ सकते हैं, ये हम बात करें। रेंज ऑफ आउटकम्स मतलब क्या, कि जो रिजल्ट आएंगे या जो सिचुएशन बनेगी फाइनली, किस हद तक वो सिचुएशन खराब हो सकती है या अच्छी हो सकती है, ये कुल मिला के हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर तो क्या है, पॉलिटिक्स जैसे ही डिवीजन के अंदर घुसा तो इसने तो स्थिति और ख़राब कर दी। सेम यूगोस्लाविया की अगर हम बात करते हैं तो यूगोस्लाविया भी पूरा का पूरा नेशन था, पॉलिटिक्स जब इसके अंदर घुसा तो इसमें हैप्पी एंडिंग हुई नहीं, यहाँ पर तो क्या हो गया, और रिलीजियस एंडिंग, द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अलॉन्ग विथ रिलीजियस एंडिंग
एथनिक लाइंस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी रिलीजन लेकर जो है वो भसड़ मची हुई थी, रिलीजन वाली। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स जब उसके अंदर घुसी तो यूगोस्लाविया जो है वो पूरा का पूरा 6 इंडिपेंडेंट नेशंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब पूरी की पूरी कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गई। ये जो पूरा यूगोस्लाविया दिख रहा है ना, ये सारी की सारी कंट्रीज क्या हो गई, बिल्कुल अलग हो गई हैं एक दूसरे से, कि मतलब अब वो पूरी की पूरी एक नहीं कहलवा के अलग अलग 6 नेशंस जो है वो बन गए। समझ में आ रही है बात? तो दीज एग्जाम्पल लीड सम पीपल टू कंक्लूड दैट पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स। जाहिर सी बात है, इन 2 एग्जाम्पल्स को अगर हम सुनेंगे, यूके मतलब ये नर्दर्न आयरलैंड वाला और यूगोस्लाविया वाला, तो हमको तो दिमाग में यही चीज़ आनी है कि भाई सोशल डिवीजन के साथ में तो पॉलिटिक्स में होना ही नहीं चाहिए, अगर हुआ तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो? होता है कई जगहों पर, लेकिन सब जगह पर ऐसा नहीं होता है, ये भी हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। हर जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। मतलब पॉलिटिक्स ऐसा है कि बात सिर्फ कंपटीशन वाली बात होती है, कि मतलब अब अगर पॉलिटिक्स की बात होगी तो अब हार जीत के ऊपर बात उतर आएगी, लेकिन हर जगह पर ये प्रॉब्लम नहीं होती। कई जगह पर डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, कई जगह पर पॉलिटिक्स जो है वो अच्छे से दिमाग चलाती है और क्या करती है, चीज़ों को अकोमोडेट करने की कोशिश करती है। बेल्जियम वाले केस में भी हमने देखा कि वहाँ पर भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ना, है ना। वहाँ पर भी जो है डच और फ्रेंच के बीच में लड़ाई थी, लेकिन जैसे ही डच ने फ्रेंच को अकोमोडेट किया, ऐसे ही फ्रेंच ने डच को भी अकोमोडेट किया, तो चीज़ें शांति से बनी रही और डिवीज़न नहीं हुआ कंट्री का, है ना। अब यहाँ पर डिवीज़न हुआ, इसका मतलब ये थोड़े है कि हर जगह पर ही पॉलिटिक्स अगर उतर जाती है तो डिवीज़न होता है। देखो कई जगह पर ये चीज़ भी होती है कि जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स का काम क्या है, पॉलिटिशियंस का काम क्या है कि जब वो मुद्दे उठाते हैं, वो इश्यूज उठाते हैं, तो उसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर सोशल डिवीजन होगा तो वो उन मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि सोशल डिवीजन अगर रहते हैं तो फिर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ में डिस्क्रिमिनेट करती है, तो फिर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ठीक करने की भी वो कोशिश करेंगे। अब मान लो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर हूँ, है ना, और मेरी कंट्री है, अब उसके अंदर 2 कम्युनिटी जो है वो लड़ रही हैं, है ना। तो अब मेरे राइवल में भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो अब वो पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहेगी कि वो जीते, मैं चाहूँगी कि मैं जीतूँ। लेकिन एक तरफ से मेरे अंदर ये कॉर्नर भी रहेगा ना कि जो 2 कम्युनिटी एक दूसरे से लड़ रही हैं, या तो ये हो सकता है कि मैं हार जीत पे उतर आऊँ और ये ना देखूँ कि मुद्दा क्या है। एक तो ये साइड हो सकती है जिसमें ऐसे डिवीजन हो जाते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम या एक और साइड ये भी हो सकती है ना कि मैं समझूं कि यार ये दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे से लड़ रही हैं, है ना, इसमें दूसरी कम्युनिटी का नुकसान हो सकता है, इसका भी नुकसान हो सकता है, बच्चे बूढ़े महिलाएं जो हैं वो परेशान हो रही हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो फिर मैं क्या कोशिश करूंगी, इन मुद्दों को उठाऊंगी और इनसे वादे करूंगी कि यार आप मेरे को जिताओ, है ना, तो मैं आपके लिए अच्छा करने, वाकई मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगी, है ना। ये चीज़ भी तो हो सकती है कि मैं इन मुद्दों को उठाकर उनके लिए काम करने की कोशिश करूँ और उनको भी ऐसा लगे कि हाँ यार ये हमारे लिए काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है मेरी पार्टी भी आगे आएगी और साथ ही साथ में मैं उनके लिए काम भी कर पाऊंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि ये आप इसको सोशल डिवीजन की तरह कैसे ले सकते हो, लेकिन ये एक देश का मुद्दा भी तो होता है ना, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जब तक देश में शांति नहीं बनी रहेगी तब तक काम कैसे आगे चलेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? जाहिर सी बात है। तो दोनों तरफ से काम चलता है, ठीक है। कहीं कहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज अगर उतरती हैं इन सोशल डिवीजन में तो बर्बाद कर देती हैं, डिसइंटीग्रेट कर देती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो अकोमोडेट करने की भी कोशिश करती हैं, वो मदद करने की कोशिश करती हैं, रेफ्यूजीज कैंप चलाती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सपोर्ट करती हैं। हाँ भले उनके मन में जीत वाली भावना होगी कि हाँ हम लोगों को दिखेंगे, मदद करेंगे तो आगे जीत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा तभी तो दिल से काम कर पाएंगे ना, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो होती है। हर जगह पर पॉलिटिकल पार्टीज खराब नहीं करती इन चीज़ों को, कई जगह पर अकोमोडेट भी करवाती हैं। पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर सम पार्टी मोर देन अदर्स, है ना। किसी भी कम्युनिटी में कोई भी आप कम्युनिटी ले लो तो उसके अंदर कुछ लोग जो है वो दूसरी पार्टी से ज़्यादा किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। कई सारी कंट्री में ऐसा होता है कि पार्टीज जो है वो एक कम्युनिटी को सपोर्ट करती है ना, कि यही कम्युनिटी आगे रहनी चाहिए, दूसरी वाली कम्युनिटीज पीछे कर दो। तो हर तरीके के लोग, हर तरीके के काम, हर तरीके के प्रोसेस हमको देखने को मिलते हैं। इसे हमको एक जनरल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि खराब ही कर देंगी या अच्छा ही कर देंगी। ये वहाँ के लोगों के ऊपर और वहाँ की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। इवन
बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण भी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे समझदारी नहीं बरताई जाती और वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो ये जो सवाल था कि पॉलिटिकल पार्टी सोशल डिवीजन को क्या करती है और सोशल डिवीजन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हर जगह पर केसेस सेम नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टीज कई जगह पर अच्छे से भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करती है, ठीक है, संभालने की कोशिश करती है, वहीं कई जगह पर बिगाड़ भी देती है, ठीक है। वहीं सोशल डिविजन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे बन के आगे आते हैं, है ना, और उनको जिताने और हरवाने की जो है वो कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब सोशल डिवीजन जहाँ पे रहेंगे तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी उन मुद्दों को उठाएंगी ही, क्योंकि बोलने को वो सोशल डिवीजन है लेकिन वो देश के मुद्दे हैं, है ना, उनको ठीक किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो ये आउटकम्स हो सकते हैं इस हद तक कि हद से हद देखा जाए तो डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है कई सारी कंट्रीज़ का, और कई जगह पर देखा जाए तो डिसइंटीग्रेशन ना होकर चीज़ें अकोमोडेट भी हो जाती हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो ये बात थी किस 3 डिटर्मिनेंट्स, है ना। 3 डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स मतलब कुछ 3 चीज़ें हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं, यानी कि बताती हैं कि ये जो सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स घुसता है इससे क्या क्या हो सकता है ना। 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें बेसिकली हमको इसकी बात करनी है। दीज 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं, जो कि बताते हैं कि आउटकम्स यानी कि जो परिणाम है सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स के वो क्या हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि जो लोग हैं वो इन सोशल डिवीजन को देखते कैसे हैं, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं, है ना। मान लो मैं हूँ, मान लो मैं राजपूत कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, और बाकी जो दूसरी कम्युनिटीज़ है मे बी अपर कास्ट हो सकती है, लोअर कास्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब मान लो कि मैं यही सोच के रह जाऊँ कि मैं तो राजपूत ही हूँ और दूसरी कम्युनिटी तो सारी ऐसी हैं, और जो भी हो अच्छा हो सिर्फ राजपूतों का हो, दूसरों का नहीं हो, और इस तरीके से अगर मैं चीज़ों को लूँगी तो शायद ये इसका जो पॉलिटिक्स पे असर होगा, या फिर ये जो सोशल डिवीजन के अंदर जब पॉलिटिक्स मिक्स होगा तो वो गड़बड़ कर जाएगा, है ना। मान लो मैं लीडर बन जाऊँ आगे जाके, और फिर मैं ये सोचूं कि जो भी रहेंगी कम्युनिटीज़ वो यही वाली कम्युनिटीज़ रहेंगी और इसी तरीके से काम चलेगा, तो फिर वो चीज़ क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। वहीं अगर मैं ये सोचूं कि अगर मान लो किसी राजपूत कम्युनिटी के पर्सन का किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ में झगड़ा हो जाता है ना, और फिर मैं ये सोचूं कि नहीं मैं तो राजपूत वाले की साइड लूँगी और तबाह कर दो, सब कुछ जला दो, आग लगा दो, सारे बसेस वगैरह सब दूर क्या कर दो, वायलेंस कर दो, तो ऐसे में पॉलिटिक्स अगर घुस जाता है तो फिर सोशल डिवीज़न जो है वो गड़बड़ी हो जाएंगी, सारी चीज़ें जो है वो ख़राब ही हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ठीक है हो गई तो हो गई, लड़ाई झगड़े क्या हो गया, उसके अंदर भाई बहनों में भी होता है, अगर मैं ये बस वगैरह ये ऐसा कुछ हुकार करती हूँ तो मेरे देश का नुकसान होगा, यानी कि मैं कम्युनिटी से ऊपर अगर अपने आप को देखती हूँ और ऐसा देश के पर्सन अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो फिर सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी। समझ में आ रही है बात? तो अगर सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स आता है और लोग जो है वो अपने आप को एज अ नेशनलिस्ट देखते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा एज़ कम्पेयर टू सिर्फ एक कम्युनिटी का पर्सन होना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? जैसे कि बेल्जियम में लोगों ने अपने आप को फ्रेंच और डच होने के साथ साथ में एक एज अ बेल्जियन भी देखा, है ना। जैसे इंडियंस हैं हम लोग, तो हम अपने आप को गुजराती, मराठी, ठीक है, उड़ीसी, बिहारी, उत्तर प्रदेश वाले जो भी लोग होते हैं, ठीक है, इन सारे चीज़ों के साथ साथ में हम अपने आप को कैसे देखते हैं, एज अ इंडियन भी देखते हैं, है ना। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो जब हम अपने आप को अपने आप को नेशन से जुड़ा हुआ सोचते हैं ना तो चीज़ें अच्छे से परसीव कर जाती है, अच्छे से चल जाती है। अगर हम सिर्फ अपने आप को एक कम्युनिटी को ही पकड़ के रखते हैं और सिर्फ सोचते हैं कि नहीं हम तो नेशन सब जाए इधर उधर और हम तो सिर्फ अपने आप को एज अ कम्युनिटी रखेंगे, तो फिर चीज़ें जो है वो गड़बड़ाती हैं, है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फैक्टर क्या है, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़, लोग अपने आप को कैसे देखते हैं, ये पहला फैक्टर है ना। तो अगर डिफ़िकल्टी कब होगी सारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने में या सारी चीज़ों को अकोमोडेट करने में, डिफ़िकल्टी कब होगी जब लोग अपने आप को एज अ सिंगुलर और एक्सक्लूसिव टर्म में देखेंगे। सिंगुलर और एक्सक्लूसिव टर्म में देखना मतलब सिंगल कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए और लोगों से अलग, एक्सक्लूसिव मतलब लोगों से अलग, ऐसे अगर हम देखेंगे तो डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, डिफ़िकल्टी होगी। जैसे कि नीदरलैंड में लोग देख रहे थे, नीदरलैंड में लोग कैसे देख रहे थे चीज़ों को कि भाई
प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक और फिर वो अलग अलग सारी चीज़ें, है ना, तो ये अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं चीज़ें जो है वो ईजियर हो जाएगी अकोमोडेट करने के लिए अगर लोग जो है वो खुद की आइडेंटिटी को मल्टीपल और कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं, एज अ नेशनल आइडेंटिटी देखते हैं, तो चीज़ें आसान रहेंगी। समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, इफ़ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज आर मल्टीपल एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी, लोग ये समझ जाए कि एक कोई कम्युनिटी नहीं होती, एक कोई आइडेंटिटी नहीं होती, हमारे मतलब एक पर्सन की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हो सकती है, और ठीक है कम्युनिटी है, हम उसको बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एज अ नेशनल आइडेंटिटी भी हमारी कुछ है, हम भारत देश के वासी हैं या फिर जिस भी देश के वासी हैं, तो चीज़ें आसान रहेंगी, जैसे किस में हुआ, बेल्जियम और इंडिया में होता है ना। तो आसानी से रह लेते हैं, हम लोग भी लड़ते करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर हम बाय द एंड क्या सोच लेते हैं कि हम भारत देश के लोग हैं, है ना, तो फिर हम डिवाइड हुए क्या? नहीं हुए। डिफरेंसेस हमारे अंदर है, बहुत कुछ डाइवर्सिटी है, लेकिन डिवीजन हुआ क्या? नहीं हुआ, हम अभी भी साथ में रह रहे हैं। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं कि भैया जिसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके साथ में प्रॉब्लम हो रही है, उस मुद्दे को उठाते हैं वो लोग, है ना, उनकी आवाज़ आगे लेके जाते हैं, ठीक है, उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं, है ना। अब जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा कि श्रीलंका में क्या हो रहा था कि लोगों ने बोला कि सिर्फ सिंहाला ही लोग रहने चाहिए, फिर गवर्नमेंट भी उन्हीं की बनी और बाकी कम्युनिटीज़ को हटा दिया, तो वो गड़बड़ हो गई। यूगोस्लाविया में भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने अपनी एथनिक बातें कुछ इस तरीके से रखी, इस तरीके से प्रेजेंट की कि वो पूरा का पूरा डिवीजन हो गया। तो अगर ऐसी चीज़ होंगी कि सिर्फ हम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कम्युनिटी की डिमांड्स को गलत तरीके से रखेंगे या सिर्फ एक ही कम्युनिटी का सोच के रखेंगे, तो फिर गड़बड़ होगी। वही पॉलिटिकल लीडर्स डिमांड अगर लोगों की या कम्युनिटीज़ की डिमांड अगर इस तरीके से रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर चले और सारी कम्युनिटीज़ अकोमोडेट हो जाए, मतलब माइनॉरिटी को भी प्रॉब्लम ना हो, मेजॉरिटी को भी प्रॉब्लम ना हो और साथ में मिलकर काम हो, तो चीज़ें अच्छे से चल जाएंगी। ठीक है, तो ईजियर कब हो सकता है अकोमोडेट करने के लिए, चीज़ें आसान कब हो सकती है? चीज़ें आसान तब हो सकती है जब डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी, है ना। आसान जब हो जाएंगी जब दूसरी कम्युनिटी के कॉस्ट पे ना होना, यानी कि दूसरी कम्युनिटी का नुकसान ना हो। ऐसे चल के अगर पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स दूसरे की डिमांड को आगे रखते हैं तो आसानी रहेगी। डिमांड जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं, सिंहाला कम्युनिटी की डिमांड जो थी वो कॉस्ट ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑफ तमिल कम्युनिटी थी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, सिंहाला कम्युनिटी ने, पावर शेयरिंग में हम जो पढ़ के आए थे, उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ सिंहाला ही रहने चाहिए, बाकी दूसरी कम्युनिटी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे में क्या आ जाती है, डिफिकल्टी आ जाती है। क्या आ जाती है, डिफिकल्टी आ जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, डिफिकल्टी हो जाती है। सेम गोज फॉर यूगोस्लाविया, ठीक है, अकोमोडेटेड विद इन अ सिंगल कंट्री। ठीक है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने बात की तो वो अकोमोडेट नहीं कर पाए सिंगल कंट्री में, और पार्टी और कंट्रीज का क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, सेम अगर हम बात करें थर्ड फैक्टर की, तो थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है, थर्ड फैक्टर ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जैसे रखा लोग जैसे सोचते हैं वैसे सोचते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है इस चीज़ को, है ना। गवर्नमेंट कैसे अपनी जो है वो पॉलिसी स्कीम्स वगैरह लोगों की मदद करने की कोशिश करती है, या गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल डिवीजन कम थ्रेटनिंग हो जाते हैं किसी भी कंट्री के लिए अगर रूलर्स जो है वो अपनी पावर शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि बेल्जियम में रूलर्स तैयार हो गए अपनी पावर शेयर करने के लिए। नॉर्मल जगह पर डच लोग तैयार हुए फ्रेंच के साथ में पावर शेयर करने के लिए, कैपिटल में फ्रेंच लोग तैयार हुए डच के साथ में पावर शेयर करने के लिए। तो जब रूलर्स ने हाँ करी, गवर्नमेंट ने हाँ करी कि हाँ चलो अपन पावर शेयर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, तो चीज़ें कम थ्रेटनिंग हो जाती है, यानी कि कम डरावनी हो जाती है, तो चीज़ें आसानी से चल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि बेल्जियम के केस में हुआ। लेकिन अगर नहीं रूलर्स मानते, जैसे सिंहाला कम्युनिटी के रूलर्स नहीं माने, उन्होंने क्या बोला कि नहीं सिर्फ हमारी कम्युनिटी रहनी चाहिए, फिर उन्होंने ही गवर्नमेंट बना ली अपनी और बाकी कम्युनिटीज़ को बाहर करने की कोशिश की, रिफ्यूजीज में भेज दिया, तो ऐसे में क्या होता है, दिक्कतें पेश हो जाती है। इफ़ दे ट्राई टू suppress such a demand in the name of national unity, the end result is quite really opposite। ठीक है, वो नेशनल, अगर जो गवर्नमेंट है वो नेशनल यूनिटी के नाम पे दूसरी कम्युनिटी को सप्रेस करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है, तो फिर एंड रिजल्ट जो है वो खराब निकलते हैं, जैसे कि श्रीलंका के केस में, है ना। तो पॉलिटिक्स का सोशल डिवीजन के साथ में अगर मर्जिंग होता है, या फिर पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन, या फिर सोशल डिवीजन की जो पॉलिटिक्स होती है, ये बेसिकली बोला जाए तो सोशल डिवीजन की जो पॉलिटिक्स होती
होती है वो अच्छी होगी या आउटकम कैसा होगा, परिणाम कैसा होगा, वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि लोग अपने आप को कैसे देखते हैं, लोग अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ एज अ कम्युनिटी देखते हैं या फिर अपनी आइडेंटिटी को एज अ नेशनलिस्ट देखते हैं, यानी कि नेशन से जुड़ी हुई देखते हैं। अगर नेशन से जुड़ी हुई देखेंगे तो आसानी से सब लोग रह पाएंगे, सारे के सारे एक फील करेंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कम्युनिटी से जुड़ी हुई देखेंगे कि मेरी ये कम्युनिटी, मेरी ये कम्युनिटी, मेरी ये कम्युनिटी, तो फिर उनको अलग अलग वाली फीलिंग आएगी, तो फिर चीज़ें अच्छे से नहीं चलेंगी। दूसरा, अगर हम फैक्टर की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लीडर्स जो है या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोगों के डिमांड को कैसे पेश कर रही हैं। अगर वो सही तरीके से पेश करती हैं, इस तरीके से पेश करती हैं कि दूसरी कम्युनिटी का नुकसान ना हो, सारी कम्युनिटीज़ अच्छे से रह पाएँ, तो चल जाएगा। वहीं अगर वो दूसरी कम्युनिटी के नुकसान पे अपनी बातें पेश करती है तो फिर वो अकोमोडेशन नहीं होगा। तीसरा फैक्टर जो है वो ये है कि गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है इन सारी डिमांड्स को लेकर। अगर गवर्नमेंट पावर शेयर करने के लिए हाँ करती है, हामी भरती है, बिल्कुल सब लोगों को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करती है, तो अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गवर्नमेंट अगर अड़ जाती है कि वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी या एक ही कम्युनिटी के साथ में रहेगी, तो फिर प्रॉब्लम्स खराब हो जाती है, जैसे श्रीलंका के केस में हुआ। क्लियर है, समझ में आया। अब इन सब का ओवरऑल कंक्लूजन अभी तक जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा वो क्या निकल सकता है, वो बेसिकली ये निकल सकता है कि जहाँ पर सोशल डिवीजन होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज उनको अपना मुद्दा बनाएंगी ही बनाएंगी, नो डाउट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, उसको अपना मुद्दा बनाएंगी ही बनाएंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को मुद्दा बनाना भी चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, आर द फेस ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली अगर देखा जाए तो, है ना। तो वो जब डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप की बात सुनकर उनको पर्दे के सामने लेकर आएंगी तभी तो दुनिया जान पाएगी कि आखिर क्या हो रहा है। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है दुनिया तक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी मदद करती है, वॉइसिंग में मदद करती है, उनको आगे लाने में मदद करती है, डिस्क्रिमिनेशन से बचाने में मदद करती है। लेकिन ये सब कुछ अच्छा जब हो सकता है जब इसमें हमने जो पॉजिटिव, सारे पॉइंट्स में हमने जो पॉजिटिव साइड्स देखी, वो अगर पॉजिटिव साइड्स चलती है तो ही अच्छे से काम चलेगा, नहीं तो अच्छे से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और सोशल डिवीजन तो क्या है, हर जगह पर रहेंगे, ऐसा एक भी जगह नहीं है, ऐसी एक भी कंट्री नहीं है जहाँ पर सोशल डिफरेंसेस ना हो, ठीक है। सोशल डिफरेंसेस हर जगह पर रहेंगे, लेकिन ये सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीजन में ना बदल जाए, ये तय करना ज़रूरी है ना। तो ये कब ना बदलेंगे, जब ओवरलैपिंग डिफरेंसेस ना होते हुए क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस हो और लोग एक दूसरे को अकोमोडेट करते हुए चले, समझे कि यार ये भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, ये भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, साथ में चलेंगे तो क्या दिक्कत है। ये पूरा मैंने आपको पूरे के पूरे चैप्टर में अच्छे से हर टॉपिक के साथ में समझाया है ना। वो देरानी जेठानी वाला भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो आई होप उससे आपको चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो गई होंगी, है ना। अगर सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए चलेंगे, पावर शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है, एक दूसरे को समझते हुए चलेंगे, तो चीज़ें अकोमोडेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, नहीं तो फिर डिफिकल्टी रहेगी। बाकी डिफरेंसेस तो हर जगह पर रहते हैं, नो डाउट, हर जगह पर डिफरेंसेस मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से अगर कर लोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे एकदम बढ़िया से, कुछ भी ऐसा छूटेगा नहीं, और चैप्टर भी इसी तरीके से अच्छे से कंप्लीट होगा। क्योंकि होता क्या है ना, हम सिर्फ पूरे के पूरे चैप्टर रटने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कोई टॉपिक ऐसे नहीं पूछा जाता ना कि टॉपिक का नाम दे दिया और आप उसके बारे में लिखो, नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है, बच्चे अक्सर कैसे कहते हैं कि मैम टाइम मैनेज नहीं होता, पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम ना आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करते कभी, ठीक है। हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, और उसको याद करने बैठ जाते हैं। अब उसको पहली बार ही अगर डायरेक्ट आप एग्जाम में लिख रहे होते हो तो क्या दिक्कत होती है कि एग्जाम में फिर आपको समझ में आता है कि ये स्पेलिंग यार ए होना चाहिए, ई होनी चाहिए, आई होना चाहिए, फिर ये 1 पॉइंट बनेगा, 2 पॉइंट बनेंगे, पैराग्राफ में लिखूं, फिर ये वाला आंसर आएगा इसके अंदर कि वो वाला आंसर आएगा, ये वाला सारा टाइम आप एग्जाम में दे रहे होते हो, तो फिर आपका टाइम जो है वो निकल जाता है। अब वही चीज़ अगर आप क्वेश्चन अभी से लिखना शुरू कर देते हो तो आपको पता चल जाता है किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन सी स्पेलिंग कैसे लिखनी है, कितनी गैप लेनी है, कितने पॉइंट बनाने हैं, तो वो टाइम फिर ना एग्जाम में नहीं लगता, वहाँ पे फिर फटफट से आपको आंसर लिखने होते हैं।
क्लियर है, समझ आया? तो अभी से आंसर लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। जैसे आज भी आए हो, है ना, कुछ तो एग्जाम के पहले आए होंगे, या कुछ ही गिने चुने समझदार होंगे जो अभी पेपर मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद ही सोच रहे होंगे कि चलो एनसीईआरटी पे अपन कवर कर लेते हैं। कुछ को टीचर ने होमवर्क दिया होगा, है ना, तो कुछ ऐसे आए होंगे। तो अभी आपको अगर होमवर्क भी दिया है ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ देख देख के फटाफट छाप लिया, बंद कर दिया और सो गए, नहीं, ये नहीं करना। अभी फटाफट, जैसे आधे घंटे का टाइम मुश्किल से लगेगा, आधे घंटा भी मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ। पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो ऐसे वीडियो कवर करके जाओ कि वापस से ये वाला पार्ट आपको फिर से ना कवर करना पड़े, है ना। जब भी आप सीधे अगर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप बढ़िया से उसको आसानी से कर लो। क्लियर? पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूजुअली हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या रखते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में एनसीईआरटी में जाकर ढूंढते हैं कि इसका आंसर हमको कहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम में भी यही होता है ना हमारे साथ में। पेपर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में ध्यान आता है कि कहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। तो अभी से वो चीज़ करना शुरू कर दो। अभी से वो चीज़ करना शुरू कर दोगे ना, तो एग्जाम समय पे वो एनसीईआरटी ना खाली नहीं दिखेगी, उसमें कुछ कुछ आंसर आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी से करना शुरू कर दो तो समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। ठीक है, हमको क्या करना है, 3 आउटकम्स, 3 फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स का आउटकम क्या होंगे या फिर परिणाम क्या होंगे। तो अब ये आंसर हमको कहाँ पे मिलेगा, ये आंसर हमको मिलेगा अपना जो 3 डिटर्मिनेंट्स वाला पैराग्राफ है ना, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के अंदर जो एक पॉइंट या एक सब हेडिंग आपकी है रेंज ऑफ आउटकम्स, है ना। वही दूसरी सब हेडिंग जो है वो है 3 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये जो 3 डिटर्मिनेंट्स वाली आपकी हेडिंग है उसके अंदर आपको ये आंसर मिलेगा। उसमें बेसिकली बात ही इसी चीज़ की हुई है। 3 फैक्टर, डायरेक्टली पहली लाइन है 3 फैक्टर्स दैट आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। आर भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली कोलन भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो। इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके आंसर को भारी बनाती है ना, वैल्यू रखती है आपके आंसर की। तो आपको इंट्रोडक्टरी लाइन ज़रूर लिखना है, उसके बाद में अपना आंसर शुरू करना है। अब आंसर जो आप शुरू करोगे वो कैसे करोगे, यहाँ पर आपको क्या बोला है, डिस्कस 3 फैक्टर्स। तो 3 फैक्टर्स हमको डिस्कस करने हैं। अगर 3 फैक्टर्स मेंशन करने के लिए बोला जाता तो आप ये जो 3 लाइन है रेड कलर में आपको दिख रही है 1, 2 एंड 3, इन तीनों लाइन्स को ही सिर्फ लिख देते, खत्म हो जाता, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट या शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है तो आप ये 3 लाइन लिख दो जो रेड में आपको दिख रही है, सफिशिएंट इतना आंसर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला है डिस्कस 3 फैक्टर्स, यानी तीनों फैक्टर्स आपको मेंशन भी करने हैं और तीनों फैक्टर्स आपको डिस्कस भी करने हैं। क्लियर? तो पहले सबसे पहला फैक्टर हम लिखते हैं। क्या है पहला फैक्टर? पहला फैक्टर है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, है ना। हमने क्या समझा है, मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से बताया था। तीनों फैक्टर्स को पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर से, फिर हम जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेंगे। ठीक, हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस पॉइंट में क्या चीज़ लिखनी है, फिर एग्जाम में आप मन से भी अपने पॉइंट्स लिख पाओ, है ना। पहला पॉइंट जो है, पहला फैक्टर जो है वो ये है कि लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करते हैं, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे लेते हैं। यदि कोई भी बंदा अपनी आइडेंटिटी को ऐसे लेता है कि वो किसी कम्युनिटी को ही बिलोंग करता है सिर्फ और सिर्फ, उसको देश से या किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में ही सोचता है, तो फिर ऐसी स्थिति में सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है ना। वहीं यदि कोई बंदा अपने आप को ऐसा सोचता है कि यार मैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस के अंदर लाई करता हूँ, मैं तो बहुत सारी मेरी तो आइडेंटिटीज़ हैं, मैं तो मतलब जैसे अगर मुझे देखूँ तो अगर मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचूँ तो आई बिलोंग टू अ राजपूत कम्युनिटी, तो अगर कल को कुछ भी होता है तो मैं राजपूत पकड़ के बैठ जाऊँगी, मुझे यही चीज़ करनी है, इन्हीं के साथ में रहना है, सो दैट विल बी रॉन्ग। एज़ कम्पेयर टू दैट, मैं अगर ये सोचती हूँ कि मैं भारत देश की इंसान भी हूँ,
साथ ही साथ में मैं एजुकेटर भी हूँ, साथ ही साथ में मैं फीमेल भी हूँ, है ना, साथ ही साथ ही मैं आपकी दोस्त भी हूँ, है ना। तो मेरी भी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से रहूँगी ना तो मैं सभी के साथ में एडजस्ट कर पाऊँगी और दूसरों को भी देख पाऊँगी कि हाँ भाई ये भी सारी हर इंसान की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। वहीं अगर मैं सिर्फ यही सोच के रह गई कि मैं सिर्फ राजपूत ही हूँ और बाकी तो कम्युनिटी सारी ऐसी हैं, मुझे तो राजपूत कम्युनिटी को ही आगे बढ़ाना है और मुझे तो इसी के नारे लगाने हैं, तो फिर दैट वोंट वर्क, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा कि बेल्जियम में 2 कम्युनिटीज़ थी, 3 तरीके की लैंग्वेज बेसिस पे कम्युनिटीज़ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग के साथ साथ में एक बेल्जियन भी समझा, है ना, खुद को बेल्जियन समझा, तभी तो उन्होंने एक दूसरे को रिप्रेजेंटेशन दिया, है ना। डच ने फ्रेंच को अडॉप्ट किया, फ्रेंच ने डचिश को अडॉप्ट किया, क्लियर है। तो वहाँ पर क्या हुआ, अकोमोडेशन हो पाया डाइवर्सिटी का। वहीं श्रीलंका में ये चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि श्रीलंका में उन्होंने वो सोचा कि हम तो सिंहाला ही हैं, आगे बढ़ेगा तो सिर्फ सिंहाला ही आगे बढ़ेगी, दूसरी कम्युनिटी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हुई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन या इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से परसीव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इफ देयर आइडेंटिटीज if people see their identities in singular or exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate as in Northern Ireland, है ना। नदर्न आइलैंड में भी ये चीज़ हुई ना कि लोगों ने अपने आप को क्या सोचा कि नदर्न आइलैंड का केस लिखो यहाँ पर बेसिकली, बाकी सारे एग्जाम्पल मत लिखना, यहाँ पर आप नदर्न आइलैंड का ही केस लिखना। वो भी सही है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन नदर्न आइलैंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नदर्न आइलैंड में हमको क्या पता चलता है कि लोग जो है वो अपने आप को एज अ प्रोटेस्टेंट और कैथलिक देख रहे थे। वो अपने आप को ये नहीं सोच रहे थे कि वो नदर्न आइलैंड के नागरिक है, वो अपने आप को प्रोटेस्टेंट और कैथलिक की तरह देख रहे थे, इसलिए प्रोटेस्टेंट वाले यूके की तरफ जाना चाह रहे थे और कैथलिक वाले रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिक्स होना चाह रहे थे, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अगर लोग अपने आप को मल्टीपल आइडेंटिटी की तरह देखते हैं और देश की तरह अपने आप को रखते हैं, ठीक है, जैसे कि बेल्जियम और इंडिया में, क्लियर है, समझ में आया, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको लिखना ज़रूरी है, जहाँ पर दिक्कत पैदा हुई और जहाँ पर आसानी से काम हो गया। नेक्स्ट फैक्टर को अगर हम डिस्कस करें तो वो ये है हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी, है ना। जैसे कि हमने समझा कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, कम्युनिटीज़ के डिमांड्स को रेज करते हैं, आगे लेके आते हैं। तो अगर वो सही तरीके से कम्युनिटी के डिमांड को आगे लेके आएंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर लेके आएंगे और दूसरे जो कम्युनिटी बच रही है यानी कि जो माइनॉरिटी बच रही है उनकी डिमांड को अगर वो सप्रेस ना करते हुए आगे बढ़े, मतलब उनकी कॉस्ट पे उनकी डिमांड को हानि पहुँचाते हुए या हनन करते हुए ना आगे बढ़े, तो फिर आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, है ना। जैसे कि सिंहाला कम्युनिटी में हमने देखा कि वो जो या फिर सीधे यहाँ पर ही आप देख सकते हो सिंहाला कम्युनिटी के हिसाब से देख सकते हो या फिर अपनी यूनियनिस्ट नेशनलिस्ट के हिसाब से देख सकते हो। इन्होंने क्या बोला कि हमारी ही कम्युनिटी रहनी चाहिए, है ना, या फिर ऐसा कि ये एक कम्युनिटी रहनी चाहिए और दूसरी कम्युनिटी को दाव पे लगा दिया, है ना। तो ये चीज़ नहीं होना, है ना। तो इट इज़ ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटी। जब वो दूसरी कम्युनिटी के कॉस्ट पे नहीं होती है तो वो आसानी से चल जाती हैं, जैसे ठीक है ये चल जाती है, पर ये डिफ़िकल्ट होता है किसके केस में, श्रीलंका और यूगोस्लाविया के केस में क्या रहा, ये डिफ़िकल्ट केस रहा। श्रीलंका और यूगोस्लाविया में लोगों ने दूसरी कम्युनिटीज़ को के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक ही कम्युनिटी के बारे में सोचा, इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो गया। सेम चीज़ अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो तीसरा फैक्टर क्या कहता है, तीसरा फैक्टर्स बताता है कि कैसे गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। गवर्नमेंट दूसरे ग्रुप्स के डिमांड के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट ये समझ जाती है कि दूसरे ग्रुप्स भी हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं, इनकी भी इच्छाओं को मानना पड़ेगा और साथ ही साथ में अपनी पावर को भी अगर हम इन कम्युनिटीज़ के साथ में शेयर कर देते हैं तो काम अच्छे से चलेगा, तो फिर काम अच्छे से चल जाता है। जैसे कि शादी वगैरह होती है, बुआ फूफा मामा मामी सब लोग आते हैं, अलग अलग लोग, है ना। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर हम ये सोचते हैं कि 4 लोग ही सारे के सारे में लगे हुए हैं और उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते तो वो बुरा मानते हैं, जबकि वो जैसे ही घर में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, वैसे ही उनको कह दो कि अरे मामा जी आपको तो ये काम संभालना है, ये तो आपके बिना तो हो ही नहीं सकता, अरे फूफा जी आपको तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर ही है, आप ही संभालना इस चीज़ को। तो उनके अंदर क्या आती है, एक
सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उनको अच्छा महसूस होता है कि यार हमको क्या दिए, वैल्यू दिए। ऐसे हर कम्युनिटी को वैल्यू देने की ज़रूरत है ना, और सभी को अपना अपना काम बांट दो तो उनको लगेगा कि हाँ वो एलिनेट नहीं हो रहे हैं और उनको भी रिस्पेक्ट दी जा रही है। क्लियर है? As we saw in the example of Belgium and Sri Lanka, if rulers are willing to share power and accommodate the reasonable demands of minority community, social divisions become less threatening for a country. ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, व्हेन डज अ सोशल डिफरेंस बिकम अ सोशल डिविजन। ऐसी सिचुएशन बताओ या कब सोशल डिफरेंस जो है वो सोशल डिवीजन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हमने पढ़ा है कि सोशल डिफरेंस तो हमेशा रहेंगे, अंतर तो बहुत सारे हैं लोगों के अंदर, ठीक है, सामाजिक अंतर आपको कई तरह के मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ही सामाजिक अंतर जो है वो सामाजिक ये टूट जाते हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से तोड़ को बना देते हैं, ठीक है, सोशली डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एक सोशल डिफरेंस के साथ में दूसरा सोशल डिफरेंस क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वाइट और ब्लैक, इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस तो है, सोशली क्या है, ये दोनों अलग है, ये तो एक डिफरेंस हो ही गया। साथ ही साथ में दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि वाइट जो है वो रिच है, सोशली एक्टिव है, एजुकेशनली आगे हैं, अपॉर्चुनिटीज इनके पास में है। वहीं ब्लैक जो है, अंतर तो है कि वाइट और ब्लैक है, लेकिन अब जो ब्लैक है वो पॉवर्टी है, होमलेस है, एजुकेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये डिविजन आ गया इनके बीच में। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो जब एक डिफरेंस तो है ही है, साथ में और दूसरा डिफरेंस भी आ जाए तो वो दिक्कत कर जाता है और ऐसे में डिविजन दो कम्युनिटीज के बीच में हो जाता है। तो सोशल डिविजन टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद अदर डिफरेंस, ठीक है, एक डिफरेंस के साथ में दूसरा डिफरेंस भी बन जाता है। गरीबी में आटा गीला वाला केस अगर हो जाता है तो फिर सोशल डिविजन वाली नौबत आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में सोशल डिविजन एक तरीके का सिचुएशंस ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिविजन व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट डू नॉट बिलोंग टू अ डिफरेंट कम्युनिटी, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि एक तरीके का सोशल डिफरेंस जब दूसरे सोशल डिफरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और लोगों को ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार शायद हम इस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते। जैसे वाइट और ब्लैक में ऐसा हो सकता है ना कि ब्लैक्स को बहुत हद तक अगर प्रताड़ित करेंगे तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हम तो शायद इनको बिलोंग ही नहीं करते, ये तो हमको हमारे इनके जैसे समझते ही नहीं है, तो फिर वो कम्युनिटी अलग होने लगती है और वो डिवाइड हो जाती है। समझ आ रही है कि नहीं बात? तो ऐसे आपको आंसर अपना ये वाला लिखना है, ये भी आपको आंसर अपने टॉपिक में जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाउ डू सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स, गिव 2 एग्जाम्पल। सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है और इसके 2 एग्जाम्पल देने। तो पहला क्वेश्चन तो क्या हुआ, सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, 2 एग्जाम्पल देने, ठीक है। तो सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है, तो ये आपका आएगा आंसर इतना। ये जो पैराग्राफ है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, ठीक है। उसके अंदर आपका रेंज ऑफ आउटकम जहाँ से शुरू हो रहा है ना, उसके ऊपर ही एक सिंगल पैराग्राफ है। वो पूरा पैराग्राफ आपको बताता है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है ना। अब ये कंपटीशन में क्या होता है, होड़ लगी रहती है जीतने की। तो जीतने की होड़ कैसे लगी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो जब वो उन डिफरेंसेस को, उन डिवीजन को मुद्दा बना के लेकर आते हैं ना, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में इस चीज़ को ले लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले। अब जब कॉम्पिटिशन में इस चीज़ को ले लेंगे, जाहिर सी बात है तो फिर वो चीज़ वायलेंट होनी है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जानी है ना, लड़ाई झगड़े हो जाने हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, इसके अंदर पूरी की पूरी लिखनी है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है। देयर कंपटीशन टेंड टू डिवाइड एनी सोसाइटी, ये कंपटीशन जो है वो किसी भी सोसाइटी को डिवाइड कर सकता है। इफ दे स्टार्ट कंपीटिंग इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल डिवीजन, अगर एग्जिस्टिंग सोशल डिवीजन के साथ में वो एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं, कंपीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये सोशल डिवीजन जो है वो पॉलिटिकल डिवीजन का फॉर्म ले लेता है और कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, इवन कई बार तो कंट्री के टुकड़े जैसे होने की भी नौबत आ जाती है।
ठीक है, दिस हैज हैपेंड इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में हुआ है। ये लाइन लिखना जरूरी है क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक तो यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां पर भी एथनिक और रिलीजियस लाइंस के ऊपर पॉलिटिकल जो है वो कंपटीशन हुआ, जिसकी वजह से यूगोस्लाविया के 6 कंट्रीज में डिवीजन हो गए, है ना। पॉलिटिकल कंपटीशन अलॉन्ग रिलीजियस एंड एथनिक लाइंस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, है ना। नेक्स्ट क्या हुआ, कौन सा दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड का ले सकते हैं, नॉर्थ आयरलैंड का ले सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप था, एक कैथोलिक ग्रुप था। कैथोलिक ग्रुप को नेशनलिस्ट लीड कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट ग्रुप को यूनियनिस्ट लीड कर रहे थे। नेशनलिस्ट ग्रुप चाहता था कि कैथोलिक जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिल जाए क्योंकि वहाँ पर कैथोलिक कम्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, और प्रोटेस्टेंट ग्रुप जो है वो चाहता था कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके में मिल जाए क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्टेंट ग्रुप ज़्यादा है। तो ये चीज़ गड़बड़ कर गई, है ना। जाहिर सी बात है, द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज who demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland, a predominantly Catholic country. Same goes for Protestant. ठीक है, the fight between nationalists and unionists led to the social conflict where 100 civilians were killed. ठीक है, ये जो लड़ाई झगड़ा था इसकी वजह से एक बहुत बड़ा सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। तो इस तरीके से आपको अपना ये वाला आंसर लिखना है। यहाँ पे इन नेशनल पार्टी का नाम भी आपको देना है, पार्टी का नाम देना है, क्या वो पार्टी चाहती थी ये भी आपको क्लियरली बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पार्टी क्या चाहती है ये नहीं बताओगे तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि लड़ाई क्यों हुई, है ना। तो एक छोटे से तरीके से आप इस चीज़ को बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश social differences create possibilities of deep social division tension and dash social differences do not usually lead to conflict। जब भी आपको इस तरीके से 2-3 ब्लैंक वाले फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने हो तो पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया करो, है ना। ऐसे में समझ में आ जाता है कि कहाँ से उठाया हुआ है। अब ये डायरेक्टली हमको समझ में आ रहा है कि ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस में उठाया हुआ है, क्योंकि एक ब्लैंक आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा सोशल डिफरेंस है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा डीपन हो जाते हैं और टेंशन बढ़ जाती है। वहीं हमको दूसरा सोशल डिफरेंस बताना है जिसमें हमको ये बताना है कि किसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सेटल हो जाते हैं और लड़ाई नहीं होती है। तो किसकी वजह से डीपन हो जाते हैं, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस के कारण, है ना। ये हम पढ़ के आए हैं भैया, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन उठाई हुई है ये तो एनसीईआरटी में से, और हमने टॉपिक वाइज वीडियो में भी करा है ना। और किसकी वजह से नहीं होते हैं, तो क्रॉस कटिंग के कारण नहीं होते हैं, है ना। ओवरलैप जब डिफरेंसेस हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस होते हैं तो चीज़ें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रुक जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जब भी आप आंसर फिल कर रहे हो तो आपको पता है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस है, तो ब्लैंक में ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस मत लिख देना, सिर्फ ओवरलैपिंग ही लिखना, क्योंकि सोशल डिफरेंसेस ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेम गोज फॉर दिस लाइन, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक में ब्लैंक को भरना कैसे है ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो फिर वैसे ही 1 नंबर का होता है वो भी कट जाता है, ठीक है। अब जैसे ये वेरी शॉर्ट में इस तरीके के आ सकते हैं आपको क्वेश्चन, है ना। ठीक, लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन डीलिंग विथ सोशल डिविजन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। जब सोशल डिवीजन से डील कर रहे होते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या फिर कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है अबाउट डेमोक्रेसी। तो हम पढ़ लेते हैं, जो करेक्ट है उनको हटाते जाएंगे, जो नॉट करेक्ट एक बचेगा उसको टिक कर देंगे, ठीक है। नॉट करेक्ट ध्यान रखना, ऐसी चीज़ें भूलना मत, नॉट करेक्ट बोला है। पहला कह रहा है ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन इन अ डेमोक्रेसी सोशल डिवीजन गेट रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण सोशल डिवीजन जो है वो पॉलिटिक्स में दिखता ही दिखता है। तो जाहिर सी बात है ये लाइन हम पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हटाने का है क्योंकि हमको जो सही नहीं है वो टिक करना है ना। इन अ डेमोक्रेसी इट इज पॉसिबल फॉर कम्युनिटी टू वॉइस देयर ग्रीवेंसेज इन पीसफुल मैनर, बिल्कुल सही है ना। डेमोक्रेसी में हर बंदा या पीपल जो है वो अपने दुखड़े, ग्रीवेंसेस मतलब दुखड़े, वो बिल्कुल आगे रख सकते हैं, है ना, और पीसफुली रख सकते हैं,
ठीक है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट तरीका है सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का, है ना। यहाँ पे सारे लोग जो है वो इकट्ठे रह पाते हैं क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स ही कुछ ऐसे हैं। अब यहाँ पर 3 पॉइंट तो हमारे सही निकले, अब हमको गलत वाला पॉइंट बताना है तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला ही होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी। क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी ऑलवेज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिविजन, बिल्कुल गलत है ना। सोशल डिवीजन के ऊपर कभी डेमोक्रेसी सोशल डिवीजन करवा ही नहीं सकता, वो तो फिर लोग होते हैं, है ना। डेमोक्रेसी तो एक बेस्ट तरीका है जिसमें सोशल डिवीजन नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, ये वाले पॉइंट को टिक कर देंगे, डी वाले पॉइंट को। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट एंड राइट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले तीनों स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और यहीं पे देख लेते हैं कौन सा सही है, फिर ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप। सोशल डिवीजन जब होते हैं जब सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप कर जाते हैं, तो अभी पढ़ के आए, बिल्कुल सही बात है। इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज, ये भी अभी मैंने आपको समझाया था, है ना, पहले वाले में परसीव आइडेंटिटीज में। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि लोगों की मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है, मैंने मेरे ही एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल डिवीजन एग्जिस्ट इन ओनली बिग कंट्रीज लाइक इंडिया, नो, ओनली अगर नहीं लिखते तो फिर भी सही हो सकता था। ये स्टेटमेंट का ऐसा कहना है कि सोशल डिफरेंसेस या सोशल डिविजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंट्रीज में ही होते हैं, जैसे कि इंडिया। तो क्या ऐसा है, नहीं, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है कि सोशल डिफरेंसेस कहीं पर भी हो सकते हैं, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में भी हो सकते हैं और बेल्जियम जैसी छोटी कंट्री में भी हो सकते हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही पॉइंट कौन से दिख रहे हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी हम देख लेते हैं, ऑप्शन में है क्या, ए बी सी, ए एंड बी, ये रहा बी पॉइंट, ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एंड सिलेक्ट राइट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो, है ना। हमको इन सारे स्टेटमेंट को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है ना, जैसे पैराग्राफ होते हैं ना, ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। फिर ये कुछ कोड्स दिए हुए हैं, इसके हिसाब से टिक करना है कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन नीड नॉट बी ऑलवेज डेंजरस। सारे के सारे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है सोशल डिवीजन के वो हमेशा डेंजरस नहीं होते। तो अब ये कौन से नंबर पे आएगा, देखो बट जो दिख रहा है ना, ये कहीं पे फर्स्ट में तो आ नहीं सकता, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, कहीं हो सकता है बीच में आए, है ना, या फिर लास्ट में आए, है ना। तो अभी देख लेते हैं हम क्या है आगे पीछे। नेक्स्ट कह रहा है सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और दी अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट सोसाइटी या मोस्ट कंट्रीज। एक या ज़्यादा तरीके के सोशल डिवीजन जो है वो बहुत सारी सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं। सही तो है स्टेटमेंट, अभी सही गलत हमको नहीं बताना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, इनको अरेंज करना है ना। तो इसको रखते हैं, अभी बिठाते हैं कहीं पे। पार्टीज ट्राई टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अपीलिंग टू सोशल डिवीजन, है ना। पार्टीज क्या करती हैं, सोशल डिवीजन, पार्टीज क्या करती है, पॉलिटिकल सपोर्ट गेन करने की कोशिश करती है सोशल डिवीजन को अपील करते हुए। सम सोशल डिफरेंसेस में रिजल्ट इन सोशल डिविजन्स, कुछ सोशल डिफरेंसेस के कारण सोशल डिवीजन हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इसके पहले आना चाहिए ना, पढ़ के देख लेते हैं। पार्टीज ट्राई टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अपीलिंग टू सोशल डिवीजन बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन नीड नॉट ऑलवेज बी डेंजरस, है ना। तो सी इसके पहले आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली शुरुआत जो मेरे को लग रही है वो यहाँ से होनी चाहिए कि कुछ सोशल डिविजन जो है वो रिजल्ट होते, मतलब कुछ सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो रिजल्ट होते हैं किसके फॉर्म में, सोशल डिवीजन के फॉर्म में, मतलब वो सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीजन बन जाते हैं। तो सबसे शुरू वाला तो यही लग रहा है, और सी और ये लग रहा है, तो सी के पहले आना चाहिए, बी के बाद में आना चाहिए। देख लेते हैं, सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और दी अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज, है ना। तो सोशल डिवीजन एक या ज़्यादा तरीके के तो हर कंट्री में होते ही हैं, कुछ सोशल डिफरेंसेस जो है वो सोशल डिवीजन में बदल जाते हैं। तो इसको पहला रख लो, इसको दूसरा रख लो, क्योंकि ये दोनों सिमिलर बातें कर रहे हैं, है ना। और सी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और सी तो ए से जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो अब ये इसको पढ़ के देखते हैं हम कि पूरा सही लग रहा है कि नहीं। सम सोशल डिफरेंसेस मे रिजल्ट इन सोशल डिविजन ऑफ वन काइंड और दी अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज, है ना। Parties try to win political support by appealing to social division but all political expressions of social division need not to be always dangerous. लग रहे हैं सीक्वेंस में,
है ना। अब हम ढूंढ लेते हैं कि ऐसा सीक्वेंस वाकई में है भी कि नहीं, हमने मन से बनाया है। DB क्या है हमारा, DBCA है ना, तो पहले ही दिख रहा है DBCA, सही बनाया मतलब अपन ने, है ना। बाकी तो C और A आजू बाजू आना चाहिए, ये तो हमको पता है, पक्का पता है ना। तो यहाँ पर लास्ट में A आएगा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो लास्ट में आएगा क्योंकि बट से वो शुरू हो रहा है, तो वो बीच में तो आना नहीं है ना। और पॉलिटिकल पार्टीज के तो 2 ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ये हमको लास्ट में A दिख रहा है, बाकी तो किसी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो कंफर्म है ये वाला आंसर ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। Among the following, which country suffered disintegration due to political fights on the basis of religious and ethnic identities? इनमें से कौन सी कंट्री में डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि कंट्री टूट गई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल फाइट, है ना, राजनीतिक लड़ाई हुई वहां पर रिलीजियस और एथनिक लाइंस के ऊपर। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, यूगोस्लाविया। डिसइंटीग्रेशन तो हमने यूगोस्लाविया का ही देखा अभी, है ना, सारे के अंदर, तो यूगोस्लाविया लिखा है। और वैसे भी बेल्जियम, इंडिया और नीदरलैंड में तो डिसइंटीग्रेशन हुआ ही नहीं, है ना। ये तो ऐसी कंट्रीज है जहां पर डाइवर्सिटी अकोमोडेट की जा रही है। क्लियर है, तो यूगोस्लाविया हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सम अप होते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैप्टर के। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेके मत चले जाना, क्योंकि 3 इंग्लिश स्क्रीनशॉट तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन फिर वो फ़ोन में पड़ा रह जाता है, ये हमको नहीं करना है। अच्छे से हम आंसर्स लिख पाएँ, अच्छे से हमको बन जाए, है ना। तो हर चैप्टर के साथ में ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन ख़त्म करते चलो, ताकि बाय दी एंड आपको लोड नहीं पड़ेगा, है ना। और लिखने की कोशिश करो तो फोकस अपना जो है वो जाहिर सी बात है बना रहेगा। और जैसे जैसे वीडियोज़ भी चलते रहते हैं, आप देखते रहते हो, तो सिर्फ बैठ के ऐसे देखा मत करो, नींद लग जाती है ना। तो क्या करा करो, कोशिश करके कि एक कॉपी पेन लिया और जो मैं बोलते जा रही हूँ उसके नोट्स अच्छे से बनाते जाओ, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो आप दिमाग से पूछोगे कि क्या लिखना है, तो दिमाग को झक मार के अलर्ट पे रहना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर वो खो जाता है। ठीक है, तो लिखने की कोशिश करो साथ साथ में, जितने अच्छे से लिख पाओगे तो वैसे ही आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में भी आएगा कि अच्छा ये चीज़ें आपने पढ़ी है, और आंसर राइटिंग भी सुधरेगी, अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे आपको लिखने के लिए। क्लियर है, तो वैसे ही करते चलना। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और सभी जगह अवेलेबल है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे भी अवेलेबल है। हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बढ़िया से पढ़ाई करो, खूब लाइफ में एक्सेल करो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।